ओके सो फटाफट आ जाइए सब लोग, मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। आ जाइए सब लोग फटाफट फटाफट फटाफट। आई एम वेटिंग। इतना वेट तो मैंने मेरे गर्लफ्रेंड का भी नहीं किया था कभी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। सुनीत, प्रिंकल, अनुज, रोहित, अमृता, आशीष, दीपेश, चेतन, हर्ष, केश, ईशा, युक्ता, मुक्ता, राघव, दीपक, शिवम, मृणाल, गाजी, नितिन, ईशान, गुड मॉर्निंग। अबे क्या बताऊं कौन गर्लफ्रेंड बेटा, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हो आप। रोना आ जाएगा मेरे को। चलो फटाफट आ जाइए सब लोग। एक बार नंबर थोड़ा सा 100 टच करता है, हम फटाफट हमारे कंटेंट के साथ आज शुरू करेंगे। रेडी? सो आई गेस आज है भैया मोदी जी है आज एजेंडा में, याद रखना। मैं एकदम बस बेटा अमृत। चलो आई गेस यस नियरली 80 स्टूडेंट्स लाइव है। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। ठीक है, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, बिना समय गवाए सबसे पहले मैं रिवीजन करवा दूं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था और अगले लेक्चर्स में हम क्या देखने वाले हैं। ठीक है, सो आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर में मैंने पहला मेरा इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने अमेंडमेंट्स के बारे में बोला था। अमेंडमेंट की हमारी डेट फिक्स है, अगर आपको याद होगा तो दैट इज 10 मार्च 10 सितंबर। इस दिन आपके अमेंडमेंट रिलीज होते हैं May 21 के लिए। हालांकि ये बैच May 21 के लिए ऑलरेडी अपडेटेड है, पर नवंबर 21 के लिए 10 सितंबर में आपको स्पेसिफिकली अमेंडमेंट लेक्चर देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में दूसरी चीज हमने की थी, जो हमने देखी थी कि व्हाट इज एग्जैक्टली रूल्स ऑफ द क्लास, जिसमें मैंने काफी रूल्स बोले थे और आपको एक 200 पेजेस की बुक बनानी है, ये चीज को आपने याद रखना है। तीसरी चीज हमने हमारे कंटेंट के साथ शुरू किया था और सिलेबस के साथ शुरू किया था। हमारा सिलेबस है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में 470 में से 148 सेक्शन 148 सेक्शन हमको कवर करने हैं एंड अदर लॉज में 4 टॉपिक है, जिसमें 3 एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, 40 मार्क के लिए। क्लियर है कंसेप्ट? एक चीज होने के बाद में मैं आगे बढ़ गया था। अगली चीज हमने स्टार्ट की थी, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, क्वेश्चन 1 कंपलसरी, फिर आपको 5 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ये चीज को हमने देखा था। फिर उसके बाद में लास्ट चीज जो हमने आए थे वो थे कंटेंट के ऊपर, और हमने देखा था लॉ क्या होता है, लॉ का हिस्ट्री क्या है। इजिप्टियन संस्कृति वालों ने पहले लॉ बनाया था हमको टॉर्चर करने के लिए जिंदगी के अंदर। उसके बाद में दूसरी चीज हमने देखी थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप ऐसा बोल सकते हो। 444 आर्टिकल्स है उसके अंदर। फिर उसके बाद में हमने देखा था लॉ मतलब क्या, तो हमने एक थीसिस देखा था, लॉ ये सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाया जाता, लॉ बनाया जाता है क्योंकि सिचुएशन लॉ डिमांड करती है। इसलिए मैंने इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट का लिया था एग्जाम्पल, मैंने लिया था भैया भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जाम्पल, हमने एक वीडियो भी देखा था अच्छा सा। मैंने भैया लिया था एग्जाम्पल डाउरी का, मैंने लिया था एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म का। जब नीचे बम फटा तो इनकी कुर्सियां हिल गई थी पार्लियामेंट वालों की, तब जाके उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म वाला एक्ट बनाया 2002 में। फिर हमने वो सेंटेंस लिख लिया था कि लॉ का मतलब क्या आता है, लॉ आता क्यों है और कौन कौन से उसके एग्जांपल्स है। आई होप सो कि ये सेशन सबने देखा होगा और इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप सो। सो आई गेस एवरीवन नोज दिस।
चलो बहुत बढ़िया। आज हमारे बेसिक जो क्वेश्चन है वो कुछ दो तीन है, फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, ये फर्स्ट है। दूसरा आज का सवाल है लॉ किस तरीके से बनता है। हो सकता है जो लोग मेरे पास फाउंडेशन से आए हैं उन्होंने ये कंटेंट भी देखा हो, पर एक बार वापस देख लेना, रिफ्रेश हो जाएगा। तो आज ऐसे दो चार अच्छे अच्छे सवाल हम एंटरटेन करने वाले हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर लॉ बेस्ड होता है और ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू लॉ बनता है। बहुत कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर है, मैं चाहूंगा बहुत अच्छे तरीके से आपने ध्यान देना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना है बच्चों। रेडी? लेट्स गो। सो एवरीबॉडी इज रेडी आई गेस? मुझे बताइए जरा एक बार कमेंट्स में, एवरीबॉडी इज रेडी? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस और नो? कैमरा भी सेट कर लिया थोड़ा। ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। आज का हमारा जो सवाल आ रहा है वो है सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड। ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर लॉ बेस्ड होता है? सब लोग यस सर बोल रहे हैं, दैट मींस ऑडियो वीडियो इज क्लियर। अगर किसी को फिर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि इतने सारे लोग कमेंट्स में हाँ बोल रहे हैं, तो उसने खुद का माइक, उसने सॉरी खुद का हेडफोन या उसके स्पीकर ठीक से एडजस्ट कर लेना, ठीक है? सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड। ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर लॉ बनता है? ठीक है, कमेंट करना बंद कर दीजिएगा। अब कंटेंट काफी अच्छे से शुरू होने वाला है। देखो बच्चों, हमने एक चीज तो देखी थी कि लॉ ये सिचुएशन बेस्ड होता है। सिचुएशन बेस्ड मतलब कि भैया सिचुएशन आती है उसके हिसाब से लॉ बनता है। ये चीज तो हमें पता है, ये चीज तो हमारे जहन में उतर गई है कि हाँ भैया लॉ सिचुएशन बेस्ड होता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको प्रमोट करने के लिए लॉ बनता है? देखो मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया था इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट का, और मैंने उसके अंदर बोला था कि भैया एक्सीडेंट्स ना हो इसलिए लॉ बनाया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था भोपाल गैस ट्रेजेडी का, और ऐसी ट्रेजेडी फ्यूचर में ना हो इसलिए लॉ बनाया जाता है। बात तो सही है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था डाउरी का, और डाउरी देने से, दहेज देने से बारातियों का स्वागत तो पान पराग से ही किया जाए, यह ना बोला जा सके, या फिर मुझे शादी में एक मर्सिडीज चाहिए, ये ना बोला जा सके, इसके लिए डाउरी वाला लॉ बना हुआ है। क्लियर है? सीए बनने के बाद तो मैंने सुना है कुछ कास्ट में रेट चलते हैं, बंदा सीए बन जाता है तो 1-1 करोड़ का रेट चलता है उसका, कि बंदा सीए बन गया 1 करोड़ रुपए उसको तो चाहिए ही चाहिए दहेज में। तो ये ना हो इसके लिए लॉ की रेट किया जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ये लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाता है कि लोग प्रोटेक्ट हो जाए, इसलिए हम उसके लिए लॉ क्रिएट करते हैं। ये बात तो सबको तय है। मतलब इन सब के पीछे एक बेसिक मकसद है, एक बेसिक मकसद है कि भैया लॉ क्यों बनाया जाता है। तो मैं आपको सिंपली बोलता हूं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर, आराम से, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है वो है सेफ्टी। ये फैक्टर के सिवा लॉ नहीं बन सकता। मुझे माफ करना, दुनिया में कहीं नहीं बन सकता, इंडिया छोड़ो दुनिया में कहीं नहीं बन सकता। लॉ का पहला एजेंडा होता है सेफ्टी। किसी भी लॉ को उठा के देख लो सर, किसी भी लॉ को। हां बेटा सर, एनिमल प्रोटेक्शन कंट्रोल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंट्रोल एक्ट, हां वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स है उनके प्रोटेक्शन के लॉ बनाए, उनके सेफ्टी के लिए लॉ बनाए। नहीं तो है हमारे यहां कुछ हीरो लोग जो बिश्क्याव करके उड़ा देते हैं हिरन विरन को, ठीक है? बेचारे हिरन के आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। सर इनकम टैक्स एक्ट बताओ, हम 5 दिन से इनकम टैक्स के 5 लेक्चर देख चुके हैं, इनकम टैक्स में कहां सेफ्टी है? अगर आपको नहीं पता है, सर इनकम टैक्स तो हमको लूटता है, हम जितना कमाते हैं हमसे ही पैसा लेता है इनकम टैक्स वाले सर, 1 करोड़ तक के 30%, 1 करोड़ के बाद 37% सर, बराबर है। कहां सेफ्टी है? बेटा आप जो इनकम टैक्स में पैसा देते हो ना यूनियन बजट में, उसका पहला पोर्शन इंडियन डिफेंस के लिए अलोकेट होता है, इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए अलोकेट होता है। और यही लोग तो है जो हमको सेफ्टी देते हैं, यही तो सोल्जर जो बॉर्डर पे खड़े होकर हमको सेफ्टी देते हैं। सो इनकम टैक्स भी ले लो। सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉ है उसका, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज खेलता रहे, हमारी रुपीस की वैल्यू ना गिरे, इसलिए भी वो लॉ है, उसमें भी सेफ्टी है। तुम कोई भी, सर जीएसटी, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बने और पब्लिक के लिए सेफ काम कर सके, रोड्स ब्रिजेस डैम्स बना सके, सेफ्टी, पुलिस स्टेशन बना सके, सेफ्टी। कोई भी लॉ उठा लो बेटा, सेफ्टी इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस। सेफ्टी फ्रॉम व्हाट? टेररिज्म। सेफ्टी फ्रॉम व्हाट? बॉम्ब ब्लास्ट। सेफ्टी फ्रॉम व्हाट?
ऐसी कोई भी हरकत है जिससे हमको डैमेज हो सकता है। सो लॉ बनाने का पहला फैक्टर है बच्चों सेफ्टी। सब जन कमेंट में डालेंगे, चारों फैक्टर जो मैं बोलने वाला हूं 4 फैक्टर है, सब जन कमेंट में एक एक करके डालेंगे। सबसे पहला सेफ्टी, सबने डालना है, तुम्हारे दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए। तुम किधर भी जाओ, कैसे भी पढ़ो, तुम मेरे से पढ़े हो, किसी ने पूछा लॉ क्यों बनाया जाता है, पहला पॉइंट सेफ्टी, गेम ओवर। कंसेप्ट समझ में आया? फिर अगर पूछा गया चलो सेफ्टी तो है, लिखो कमेंट में नालायको, वहां गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मेरी गर्लफ्रेंड, बाबू सोना, पिकाचू, मेरे बाबू ने थाना थाया, इतनी सारी चीजें लिखते हो। सेफ्टी एक फैक्टर लिखो जिंदगी के अंदर, ठीक है। सो सेफ्टी पहला प्रोडक्ट, पहला इंपॉर्टेंस, लॉ इसके सिवा बन ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, सब लिख रहे हैं, शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद, प्राउड ऑफ यू। दूसरी बात, अगर सेफ्टी है तो दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए लॉ बनाया जाता है? सेफ्टी है, माना सर सेफ्टी तो है, पर सेफ्टी के लिए सर कितना पैसा लगेगा? ऐसा तो नहीं होता कि जितना इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है सर वो पूरा का पूरा सेफ्टी में लगता है। बराबर बात है बेटा तेरी, जो भी तुम सोच रहे हो एकदम सही सोच रहे हो, शानदार, सोच ही बहुत अच्छी है आपकी। सो अगर सेफ्टी पहला है तो दूसरा क्या है सर जिसके ऊपर लॉ बनता है? बच्चों अगर सेफ्टी मिलता रहे ना तो दूसरी चीज आपको मिलनी चाहिए बेनिफिट, क्योंकि आप ही पैसा भर रहे हो गवर्नमेंट के पास, तो आपको ही बेनिफिट मिलना चाहिए। आप देखो इंडियन डिफेंस, देखो सबने सेफ्टी कमेंट किया, तूफान, जबरदस्त। जिन्होंने नहीं किया नालायको, तुमको तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम, नहीं अटेम्प्ट की कसम मैंने देना बंद कर दिया, अटेम्प्ट ही मर गया May 20 वाला। मैंने कसम दी थी May 20 का, अटेम्प्ट ही मर गया था। मैं अभी अटेम्प्ट की कसम नहीं दूंगा तुमको, तुम्हारे होने वाली की कसम, ठीक है। अभी तक नहीं भी मिला हो तो उसकी कसम याद रखना, मिलेगा ही नहीं जिंदगी के अंदर। तुमने यहां कमेंट करना है मतलब करना है। पढ़ाई में भैया मेहनत में कोई दिक्कत नहीं। देखो बराबर सेफ्टी वाले दनादन दनादन दनादन। दूसरा आर फैक्टर, शानदार, बेनिफिट जो लिख रहे हैं जबरदस्त। सो पहला है सेफ्टी और दूसरा फैक्टर कौन सा है बच्चों? बेनिफिट। कौन सा है? बेनिफिट। आप देखो, आप जो इनकम टैक्स में पैसा भरते हो बेटा पूरा का पूरा, वो सिर्फ इंडियन डिफेंस के लिए यूज नहीं होता। वो इंडियन डिफेंस के लिए यूज नहीं होता, यूज होता है वो किस बात के लिए? एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, वो यूज होता है रेलवेज बनाने के लिए, वो यूज होता है बस सर्विसेज, ब्रिजेस, डैम्स, बांद्रा वर्ली सीलिंग, आपके लिए रोड्स, ये सब बनाने के लिए वो यूज होता है। पोस्ट ऑफिस के लिए वो यूज होता है, बीएसएनएल जैसे पीएसयू के लिए यूज होता है, एसबीआई जैसे बैंक के लिए यूज होता है। तो ये तो आपको बेनिफिट दे रहे हैं ना। ये थोड़ी, एरोप्लेन थोड़ी ना सेफ्टी में आता है, एरोप्लेन तो ट्रैवल के लिए आता है। ये तो बेनिफिट है, कम समय में ज्यादा डिस्टेंस पार करना है तो भैया एरोप्लेन है। आज अगर अभी किसी ने पूना में सोचा कि मुझे कल दिल्ली वाले मेरे बच्चों से मिलना है, मैंने सोचा दिल्ली वाले मेरे स्टूडेंट से मेरे को मिलने जाना है, तो भैया मैंने सवेरे अगर सोचा ना, सवेरे ही मैं एरोप्लेन का टिकट निकाल के दिल्ली जाऊंगा, 2-4 घंटे का बच्चों के साथ मीटिंग करूंगा, शाम के प्लेन से वापस आ जाऊंगा। ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे के रखा है, दैट इज एरोप्लेन, रेलवेज और बस सर्विसेज। ये बेनिफिट है, पर प्राइमरी फैक्टर सेफ्टी। अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता रहे, टेररिज्म होता रहे, तो इसका क्या करोगे? फिर इसमें भी बॉम्ब ब्लास्ट होगा, टेररिज्म होगा, ये हाईजैक हो जाएंगे। इसके पहले भी हाईजैकिंग के किस्से हुए हैं। तो सेफ्टी, बेनिफिट, आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा। जबरदस्त, जितने लोगों ने बेनिफिट बोला है। सो 2 फैक्टर, जोर से चिल्लाना, रूम में अकेले हो या एक साथ बैठे हो, फैमिली के साथ बैठे हो या दोस्त के साथ बैठे हो, तुमको कसम है तुम्हारे वाले या वाली की, जोर से चिल्लाना। 2 फैक्टर, सेफ्टी, बेनिफिट। मैं चिल्ला रहा हूं सेफ्टी, बेनिफिट। मेरे घर वाले में सोच रहे होंगे बंदा पागल हो जाता है टीचिंग करते वक्त। तुमने भी यही सोचना है, तुम्हारे घर वाले भी ये सोचना चाहिए बंदा पागल हो जाता है पढ़ाई करते वक्त। बिंदास चिल्लाओ, सेफ्टी, बेनिफिट। कंसेप्ट समझ में? ये दिमाग में, जहन में, ये रग रग में बहना चाहिए। क्लियर कंसेप्ट? 2 फैक्टर हो गए जिसके ऊपर लॉ डिपेंड होता है, पहला है सेफ्टी, दूसरा है बेनिफिट। मैं इसके एग्जांपल्स भी दूंगा, जस्ट वेट। ये 2 फैक्टर होने के बाद में तीसरा फैक्टर जो आता है, यह बहुत शानदार फैक्टर है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। तीसरा फैक्टर का बच्चों नाम है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ये बड़े काम का फैक्टर है, एक बार इसको जरा सा ठीक से पढ़ लो। तीसरा फैक्टर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स नाम है ये फैक्टर का बच्चों। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, तुम्हें सेफ्टी मिले तुम्हारे कॉस्ट पे, तुम्हें बेनिफिट मिले तुम्हारे कॉस्ट पे। तुम्हारी सेफ्टी और बेनिफिट के लिए मैं कॉस्ट इनकर करूं, ये कतई प्रूडेंस वाली बात नहीं है। प्रूडेंस अंकल सिखा गया है कि भैया अपना खर्चा अपना, अपने को जो इनकम नहीं हुई वो बुक ना करना, पर खर्चा पहले बुक कर लेना। तो भैया सेफ्टी और बेनिफिट तुम्हारा है, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा खर्चा लगना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा भैया, एग्जांपल सुन के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इतना अच्छा एग्जांपल दूंगा, बड़े अच्छे से ध्यान देना। अब अगर मैं सोचूं कोई भी बंदा कि भैया क्यों कोई भी बंदा सीए करता है, कोई भी बंदा सीए क्यों करता है, लड़का सीए क्यों करता है? लड़कियां तो करती है भैया, लड़कियां तो पैशन में कर देती है कि भैया मेरे को कुछ तो भी करके दिखाना है, ठीक है, इसलिए लड़कियां करती है, बहुत अच्छी बात है, वेरी प्राउड ऑफ यू बच्चों। लेकिन लड़का क्यों सीए करता है?
ठीक है, कोई भी लड़का सीए क्यों करता है? अपन एक रोहित गुप्ता नाम का एक मेरा भाई है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, जिसने कमेंट किया, रोहित भाई हाय, रोहित गुप्ता भाई हाय। ठीक है, सो हम रोहित का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है रोहित, इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ समानता होती है रोहित, तो इसको मात्र संयोग कहा जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं रोहित भाई, पहले हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूं, पर एक एग्जांपल है, ठीक है, समझने के लिए, आपके वजह से सबका भला हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग लेक्चर को देख रहे हैं सबका भला हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं रोहित। ठीक है, सो एग्जांपल बच्चों ये है कि रोहित सीए क्यों कर रहा है। जब भी कोई लड़का सीए करता है ना, उसका एक ड्रीम होता है कि मैं जब सीए बन जाऊं तो मेरा एक छोटा सा बंगला हो। हाँ, छोटा सा बंगला, सीए कर रहे भाई, सच में छोटा सा बंगला हो, मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो, छोटी सी गाड़ी, और मुझे एक सुंदर सी, रोहित सुंदर सी, सुशील, सुसज्जन, सुसंस्कृत, सुंदर सी लड़की मिले। बराबर है रोहित, है ना? सो मेरा एक छोटा सा बंगला हो, मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो, और मुझे एक सुंदर, सुशील, सुसंस्कृत सी लड़की मिले। ये रोहित का ड्रीम था। रोहित भाई, ये ड्रीम तो हो गई तुम्हारा, आई होप सो। रोहित जो था, उसका ड्रीम था एक छोटा सा बंगला, छोटी सी गाड़ी और सुंदर सुसंस्कृत लड़की। रोहित सीए बन गया। मेरी दुआ है रोहित जल्दी से जल्दी सीए बन जाओ, मेरे को पार्टी फेंक के मारो दो चार, ठीक है, ऐसे लग जानी चाहिए इधर उधर, मेरे को ऐसे पार्टी फेंक के मारो, ठीक है। और सीए बनने के बाद में रोहित ने करोड़ों में कमाना शुरू किया। मेरी दुआ है रोहित तुम करोड़ों में कमाओ, तुम सब करोड़ों में कमाओ, ठीक है। अब जैसे ही रोहित ने करोड़ों में कमाना शुरू किया, रोहित ने एक छोटा सा बंगला बना लिया, 15-20 BHK का। हर रोज अलग अलग रूम में सोऊंगा बोले, 15-20 BHK है, 1-2 BHK से कुछ नहीं होता, 15-20 BHK हर रोज अलग अलग रूम में। कंसेप्ट अकेला, ठीक है। गलत मत सोचो नालायको, तुम कतई बेकार लोग हो जिंदगी के अंदर। रोहित भाई इसमें मेरे कोई गलती नहीं है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत बेकार है ये सब लोग। सो ये चीज को आपने याद रखना। 15-20 BHK में रोहित बोले मैं मेरी जिंदगी जीऊंगा, मेरे को एक छोटा सा बंगला चाहिए। रोहित ने बंगला मान लिया, भैया करोड़ों कमा रहा था। फिर बात आई एक छोटी सी गाड़ी चाहिए। अब आदमी गाड़ी सीखा नहीं है, आदमी को कार चलाते आती नहीं, तो रोहित ने कार लेने की कोशिश की और सच में रोहित ने छोटी सी कार ली, नैनो। करोड़ों कमा रहा है, बंगला बड़ा है, सीए है, और कार कौन सी ली? नैनो। नैनो क्यों ली रोहित ने? पूछो क्यों? रोहित ने नैनो इसलिए ली बेटा, क्योंकि कितनी भी ठोको, सिर्फ 1.5 लाख का खर्चा। नैनो किधर भी ठोको, कितने बार भी ठोको, पूरे इधर उधर ट्रैफिक में भिड़ा दो इसको उसको, तो भी 1.5 लाख का खर्चा, पूरी कार ही रिप्लेस हो जाएगी 1.5 लाख में। क्या प्रॉब्लम होता है? सो रोहित ने नैनो सीखने के लिए, गाड़ी सीखने के लिए बेस्ट कार है नैनो, उसके ऊपर किधर भी ठोको 1.5 लाख का खर्चा। हाँ, खुद को सिर्फ सेफ रखना थोड़ा सा, कंसेप्ट समझ में? तो रोहित ने भैया नैनो खरीदी, छोटी सी कार, चिली रेड कलर की नैनो खरीदी। जिस दिन कार खरीदी उसी दिन डिलीवरी मिल गई रोहित को। रोहित ने डिसाइड किया मेरी कार, मेरा रास्ता, मैं जैसा चाहूंगा वैसा चलाऊंगा। रोहित ने शोरूम फोड़ के कार बाहर निकाली। रोहित ने शोरूम फोड़ के कार बाहर निकाली, एक्सीलरेटर पे फुल पैर मारा, नैनो फुल स्पीड में भाग रही है भैया, फुल स्पीड में चिली रेड कलर के नैनो ऐसे सपाट रास्तों से जूम करके भाग रही है मैक्सिमम स्पीड में। अब नैनो का मैक्सिमम स्पीड मतलब 60-70 फाइन जो भी होगा, पर फुल स्पीड में रोहित ने गाड़ी चला रही है। रोहित ने सीट बेल्ट बांधा, खुद का खर्चा था। रोहित ने विंडोज नीचे कर दिए पूरे के पूरे, लेट द एयर फोर्स कम एंड गो। एयर फोर्स है ना, तो हवा चल रही है, रोहित को मजा आ रहा है, ला 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 एकदम म्यूजिक लगा दिया, ठीक है। कौन सा? वो लिम्बोर्गिनी ही चलाई जाने, ठीक है। सो रोहित ने फुल म्यूजिक गाना लगा दिया जोर से, और गाड़ी जा रही है भैया, जोर से गाड़ी जा रही है। रोहित ने एक्सेलेरेटर से बाहर निकाला ही नहीं, सामने आया रेड सिग्नल। रोहित ने सोचा सिग्नल का कलर रेड है, मेरी कार का कलर रेड है, अरे ये तो मैचिंग है, फॉलो करने की क्या जरूरत है। तो रोहित ने सिग्नल तोड़ दिया, रोहित ने सिग्नल तोड़ दिया। और जैसे ही रोहित ने सिग्नल तोड़ा, बीच चौराहे पे, बीच स्क्वायर पे, बीच चौक में रोहित की कार और BMW के बीच में एक्सीडेंट हो गया। BMW 7 सीरीज, BMW हाईएस्ट मॉडल 7 सीरीज, BMW 7 सीरीज और रोहित की कार के बीच में एक्सीडेंट हो गया। इमेजिन करो, चौक में एक BMW और एक नैनो, बूम। आपको पता है BMW का टायर विथ इट्स एक्सेल, जिसमें टायर फिट होता है, वही 1,75,000 रुपए का आता है, जिसमें पूरी की पूरी नैनो आ जाएगी। बराबर है? बोलो हाँ है ना। अब सोचो, सोचो, सिर्फ सोचो, अभी हवा में एग्जांपल नहीं दे रहा हूं बेटा, फैक्टर समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। सोचो, रोहित ने सीट बेल्ट बांधा, रोहित की सेफ्टी थी, खुद का खर्चा लगाना पड़ा।
रोहित ने विंडोज नीचे करके रखे थे, लेट द एयरफोर्स कम इन, खुद का खर्चा करना पड़ा। सिग्नल तोड़ा, लॉ तोड़ा, जाके ठोक दी BMW 7 सीरीज वाली को। रोहित की सेफ्टी, रोहित का बेनिफिट। हाँ, हो सकता है रोहित को चलाते वक्त बहुत मजा आ रहा था इसलिए उसने स्पीड कम करने की नहीं की, उसका बेनिफिट वो देख रहा था, मेरे को मजा आ रहा है बोले फुल स्पीड में भगाने के लिए, इसलिए उसने रोकी नहीं। तो रोहित के बेनिफिट के लिए खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? BMW 7 सीरीज वाले को। रोहित अंदर ही बैठा रहा कार के, BMW 7 सीरीज वाला बाहर आया, ए बाहर निकल। रोहित बोले नहीं बिल्कुल नहीं। बोले बाहर नहीं। BMW वाले ने उसको अंदर से खींच के खिड़की से बाहर निकाला, खिड़की तो खुली थी, खिड़की से बाहर निकाला, बोले 5 लाख रुपए दे। रोहित बोला ये ले, ये पूरी नैनो रख ले, खुश रहे। 5 लाख दी है, पूरी नैनो रख ले। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें खामियाजा किसको लगा? BMW वाले को। ये होता है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। लॉ किस लिए फॉलो करना है, लॉ क्यों बनाया जाता है और क्यों फॉलो करना है? क्योंकि तुम्हारे सेफ्टी, तुम्हारे बेनिफिट का खामियाजा तुम ही भुगतो, कोई और ना भुगते। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ये फैक्टर नहीं रहता ना लॉ में, तो लोग चोरी करते थे, पुलिस पीछे पड़ जाती थी, डकैती करते थे, पुलिस पीछे पड़ जाती थी। और यहां तो लेडी पुलिस पड़ी है, जरूरी नहीं है इंडिया में तो कैसे कैसे काले कलून पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे भाई, जिनको भागते भी नहीं आएगा। इंडियन पुलिस फोर्स की हालत, कुछ पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, खुद को मेंटेन करके चलते हैं, तुमने भी देखा है, पर आधे कैसे होते हैं, उनके पास तो बेचारों के पास इक्विपमेंट भी नहीं होते, लाठी लेके पीछे पड़ जाते हैं। सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। 3 फैक्टर हुए भैया, ये लॉ में रहना ही चाहिए। सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो यस सर नो। रोहित भाई, आई एम वेरी सॉरी अगर मेरे तरफ से मैंने कुछ गलत बोल दिया हो आपके लिए, सिर्फ एग्जाम्पल था, इसको थोड़ा मजाक में लेना, ठीक है? और थैंक यू सो मच आपके कोऑपरेशन के लिए, ठीक है? लेट्स गो। सो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। रोहित भाई, अगर तुमको पसंद आ गया तो एक बार सिर्फ थम्स अप दे देना, मैं समझ जाऊंगा तुमने मेरे को माफ कर दिया किसी भी गलती के लिए, ठीक है? चलो, सो सेफ्टी, बेनिफिट और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, 3 फैक्टर हो गए, सेफ्टी, बेनिफिट एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो, थैंक्स रोहित भाई, रोहित गुप्ता, थैंक यू सो मच। सेफ्टी, बेनिफिट एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, 3 फैक्टर हमारे हो गए। चौथे फैक्टर के ऊपर हम जा रहे हैं, और चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एथिक्स। एथिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भैया, एथिक्स। कोई है आप में, कोई है ऐसा होशियार, होनहार, जबरदस्त, जिंदाबाद लड़का या लड़की जो मुझे इथिक्स के डेफिनेशन कमेंट में बता दे? व्हाट डू यू मीन बाय इथिक्स? मुझे बताओ जरा कमेंट में, व्हाट डू यू मीन बाय इथिक्स? एक बार जरा बता दो तो मैं खुश हो जाऊं जिंदगी में कि व्हाट डू यू मीन बाय इथिक्स। कोई है? कमेंट में बताइए जरा। एथिक्स मतलब डिसिप्लिन? नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है। और कोई? सर प्रॉपर बिहेवियर इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ, सेजल। यू कैन से दैट प्रॉपर बिहेवियर, पर मुझे एक बात बताओ, प्रॉपर बिहेवियर में क्या डिसिप्लिन बिहेवियर आता है? जैसे अगर आप कहीं पार्टी करने जा रहे हो और आप नाच रहे हो, एवी गणपति डांस कर रहे हो, तो इथिकल है या नहीं है पार्टी में अगर आप ये कर रहे हो तो? लीगल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज। बेटा एक चीज मैं आपको बोल दूं, अभी तो आपकी इथिक्स और कम्युनिकेशन सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, पहले आता था। इथिक्स और मॉरल में डिफरेंस है। इथिक्स इज वेरी पर्सनल थिंग, मॉरल इज अ काइंड ऑफ तुमको जो पढ़ाई जाती है, जैसे मुस्लिम भाई उसके मुस्लिम बेटे को नमाज पढ़ाता है, ये मॉरल है। हिंदू भाई उसके हिंदू बेटे को मंदिर ले जाता है, ये मॉरल है। हमारे जो संस्कार हमें घर वाले देते हैं, हमारी कास्ट से या रिलीजन से जो संस्कार मिलते हैं, वो मॉरल होता है बेटा, ये चीज को याद रखना। और कोई? इथिक्स मीन्स डूज एंड डोंट्स। यस राइट, ये एक सही बात हो सकती है। सेट ऑफ लॉज बाय अवरसेल्व्स माइट भी हो सकता है, पर ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मैटर। एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, इथिक्स, फिलोसॉफी नहीं बेटा। प्रेजेंट सिचुएशन का डिसीजन, सही बात रजनी, शायद तुमने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर, हो सकता है राइट और रॉन्ग डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन, माइट भी हो सकता है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, किरण ओझा ने बोला है, वाह वाह, मोहब्बतें मूवी चल रहा है, मैं परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन नहीं, ये इथिक्स नहीं होता, ठीक है। सो मैं बोलता हूं इथिक्स मतलब क्या होता है। 2 मिनट के लिए कमेंट करना रोक देना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इथिक्स मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। देखो अभी तुम्हारी सीपीटी की एग्जाम है, वो तो होगी फाउंडेशन सीपीटी की एग्जाम। अब तुम्हारा रिजल्ट आएगा कुछ दिनों में, अगले 1 आध महीने में आपका रिजल्ट आएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, मेरी दुआ है सब लोग पास होने वाले, जितने लोग यहां पे 134 लोग हैं, सबके सब पास होने वाले, ठीक है। अब जैसे ही तुम फाउंडेशन पास हो जाओगे, सबसे पहली चीज तुम जिंदगी में क्या करोगे?
सबसे पहली चीज, सर पेड़े बांटूंगा, अबे वो छोटी सी हो गई, थोड़ी बड़ी सोचो। सर पार्टी दूंगा, हाँ तुम दोगे पार्टी। सो लेट्स क्रिएट अ एटमॉस्फेयर ऑफ पार्टी ना मैन, थोड़ा एटमॉस्फेयर ऑफ पार्टी, ये पार्टी, ठीक है। सो तुमने ये डिसाइड किया कि भैया अभी हमें पार्टी देनी है, अभी हमें क्या देनी है, बोले एक बार जोर से, पार्टी। और तुम अपने दोस्तों को लेके पार्टी में चले गए, सूखी वाली, सूखी पार्टी, नालायक हो, सूखी पार्टी। अभी 18 साल के ऊपर नहीं हुए हो, 21 साल के ऊपर नहीं हुए हो, उसमें भी माइनॉरिटी के डिसीजन लगते हैं। 18 साल के ऊपर बियर पी सकते हो, 21 साल के ऊपर वाइन और विस्की, वोडका, रम, जिन, विस्की एक्सेट्रा सब पी सकते हो, ठीक है। कॉकटेल भी पी सकते हो, पर ना पीना जिंदगी में बुरी बात है, ये चीज को याद रखना, ठीक है। सो तुम हो पार्टी में खड़े, पार्टी में अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के डांस किए जा रहे हैं जिंदगी में, तुम्हारे दोस्त है ये सब, और ये तुम अजीब डांस किए जा रहे हो। सो सब अलग अलग डांस किए जा रहे हो, तुम पार्टी में मग्न हो, लाइटिंग चल रही है, सस्ते नशे करके एकदम, ठीक है। सो तुम पार्टी में मस्त डांस किए जा रहे हो, और जब तुम पार्टी में डांस कर रहे थे उस वक्त इसको मैं निकाल देता हूं, नहीं तो तुम इसको ही देखते बैठोगे, मेरा कंसेप्ट तुम भूल जाओगे नालायक लोग, ठीक है। सो जब तुम पार्टी कर रहे थे तो एक तुम मस्त डांस कर रहे थे, अपना मस्त चल रहा था, ये गणपति डांस चल रहा था तुम्हारा। एक बंदा ऐसे दूर बैठा था, थोड़ा आपसे थोड़ा दूर बैठा था, और आपको गुस्से से देख रहा था, एकदम गुस्से से, पता नहीं क्यों, आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन आपको गुस्से से देख रहा था। आप उसको पहचान, आप कभी मिले भी नहीं थे उससे जिंदगी में, फिर भी गुस्से, माइट भी आपका डांस ही ऐसा होगा, इसलिए आपको गुस्से से देख रहा था। आपको बंदा गुस्से से देख रहा था, तुमने बोला हाँ बंदा गुस्से से देख रहा है, आज तो मैं पास हुआ हूं, तेल लेने गया जो मेरे को गुस्से से देख रहा है, आपने और जोर से डांस शुरू कर दिया। वो बंदे को और गुस्सा आया, पता नहीं क्यों, माइट भी तुमको पार्टी में बहुत मजा आ रहा होगा और उसको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होगा, वो देख के जल गया होगा, उसको और गुस्सा आया, तुमने और जोर से डांस करना शुरू कर दिया, फुल एकदम तांडव, वो मुहर्रम का वाग तुम्हारे अंदर आ गया, ऐसे दना 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 तुमने डांस करना शुरू कर दिया, जैसे गणपति डांस चल रहा है। फिर वो बंदे को इतना गुस्सा आया, वो बंदा अपनी चेयर से उठ गया और तुम्हारी तरफ गुस्से से देख रहा है, आंखों में अंगारे लिए। उसने साइड से एक बॉटल उठाई, तुम्हारा डांस स्लो हो गया, उसने वो बॉटल फोड़ी, तुम्हारा डांस और स्लो हो गया, और वो बॉटल लेके, आंखों में अंगारे लेके, वो बंदा तुम्हारी तरफ भागना शुरू कर दिया, तुम्हारा डांस स्लो मोशन हो गया, बराबर है। मुझे एक सवाल का जवाब देना, तुम्हें रीजन पता हो या तुम्हें रीजन ना पता हो, तुम्हें रीजन पता हो या तुम्हें रीजन ना पता हो, मुझे बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे या नहीं भागोगे? तिल लेने गया, अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे नहीं भागोगे? तो तुम अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू गए, तुम आगे भाग रहे हो, पीछे भाग रहे हो, तुम आगे वो पीछे, तुम आगे वो पीछे, तुम आगे वो पीछे, कभी तुम उसके आगे कभी वो आपके आगे, टू मच फन चल रहा है जिंदगी के अंदर। 2-2.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर डिस्क के अंदर ही राउंड एंड राउंड प्रदक्षिणा मारते रहे और थक गए। एंड में तुमने सोचा कि मैं क्यों भाग रहा हूं, कोई रीजन तो है नहीं, और फिर तुम रुक गए, तुम उसके तरफ पलटे, तुमने 2 बॉटल उठाई, साइड में 2 बॉटल पड़ी थी, तुमने 2 बॉटल उठाई, दोनों फोड़ी, उसके तरफ पलटे और तुमने उसको बोला आ भाग भाग के थक गया, अब तो हो जान दे, 2-2 हाथ। 2 सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में अगर उसने तुम्हें बॉटल मार दी, सिर पे फोड़ी, पेट में डाल दी, सिर पे फोड़ा, पेट में डाल दिया, मर्डर किया उसने तुम्हारा, मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3। क्यों? क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा था और तुम बहुत मजे कर रहे थे उसके आंखों के सामने, जो भी रीजन हो सकता है मेरे को नहीं मालूम, पर उसने मर्डर किया। फर्स्ट केस में उसने तुम्हें मार दिया। मुझे एक सवाल का जवाब देना, क्या ये इथिकल है या अनइथिकल है? कमेंट में बताओ मुझे, क्या ये इथिकल है या ये अनइथिकल है? उसने तुमको मजे मजे में मार दिया, क्या ये इथिकल है या अनइथिकल है? जरा बताओ मुझे कमेंट के अंदर, व्हाट डू यू थिंक? मजे मजे में उसने तुम्हें मार दिया, क्या ये इथिकल है अनइथिकल है? सही बात, अनइथिकल बोल रहे हैं सब लोग, सबको अनइथिकल लग रहा है। चलो तुम्हारा तो मर्डर हुआ है, सब अनइथिकल बोल रहे हैं, बहुत भारी, मतलब समझ में आ रहा है। चलो तुम्हारा तो मर्डर हुआ है, तुम कैसे बोलोगे? अच्छा तुम्हारा छोड़ो, आजू बाजू में जितने लोग खड़े हैं या पी के पड़े हैं, ठीक है, जितने लोग खड़े हैं या पी के पड़े हैं, समझ में आ रहा है, उनसे पूछो कि ये बंदे ने मजे मजे में मेरे को मारा, मजे करने के लिए मेरे को मारा। उन लोगों से पूछो क्या ये इथिकल है अनइथिकल है? वो लोग भी क्या बोलेंगे? वो भी बोलेंगे अनइथिकल है। सो उस बंदे ने बिना रीजन तुमको मारा तो वो अनइथिकल हो गया। तुम खुद बोल रहे हो, आजू बाजू वाले लोग भी बोल रहे हैं, जजमेंट भी आ गया, जज भी बोल देगा भैया अनइथिकल है।
ये पहला केस। वही दूसरे केस में वो तुम्हें मारने आने वाला था, उससे पहले तुम्हारे हाथ में जो 2 बॉटल थी वो तुमने सिसरी पे फोड़ी और पेट में डाल दी। मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3। मुझे एक बात बताओ, ये तुमने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा क्योंकि तुमको मालूम था कि अगर तुमने नहीं मारा तो तुम्हें मार देगा, तुमको मालूम था। जब वो तुम्हारी तरफ बॉटल लेके भाग रहा था तुम उसको ये नहीं बोल सकते ए भाई, इंडियन पिनल कोड दफा 302 के तहत तुझे सजाए मौत हो सकती है मेरे मर्डर के केस में। ये तुम उसको बोलने के लिए रुकोगे? तुम नहीं रुकोगे, और वो नहीं सुनने के मूड में है। इंडियन पिनल कोड दफा 302, अरे उसको तो दफा बाद में लगेगी, पहले तुम यहां से दफा हो जाओगे। तुम उसको बोलोगे ये चीज? नहीं बोल सकते। तुमने सेल्फ डिफेंस में उसको 2 बॉटल मारी भैया, सेल्फ डिफेंस में 2 बॉटल मारी उसको। मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने उसको सेल्फ डिफेंस में 2 बॉटल मारी, अगर तुम नहीं मारते तो वो मारता था। अब मुझे होता, तुमने जो मर्डर किया 2 बॉटल मार के, उससे डबल मल्टीप्लाइड बाय 2, उससे 1 ज्यादा तुमने 2 बॉटल मारी। मुझे एक सवाल का जवाब देना, सेल्फ डिफेंस में अगर तुमने उसको 2 बॉटल मारी, क्या ये इथिकल है या अनइथिकल है? जरा बताओ मुझे, कमेंट में बताओ, क्या ये इथिकल है अनइथिकल है? बताओ। देखो सब जन इथिकल बोल रहे हैं, मतलब समझ गए तुम। अच्छा तुमने तो बोतल मारी हो, तुम तो कल्प्रिट हो बोतल मारने के लिए। तुम्हारा छोड़ो, तुम बाकी जितने लोग खड़े हैं या पी के पड़े हैं, उनसे पूछो कि भैया मैंने इसको सेल्फ डिफेंस में मारा यार, मैं नहीं मारता, ये मेरे को मारता, तुम बताओ मैंने सही क्या गलत किया। वो क्या बोलेंगे, इथिकल अनइथिकल? तो बेटा वो भी इथिकल ही बोलेंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है। जज को पूछोगे कोर्ट में, वो भी इथिकल ही बोलेगा, क्योंकि तुमने सेल्फ डिफेंस में, क्या हो सकता है 1-2 महीने की सजा दे दे और छोड़ दे, पर तुमको कैद बामुशक्कत और फांसी की तो सजा नहीं हो सकती। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये है डिफरेंस इथिक्स और अनएथिक्स का। देखो एक ही टाइप का मर्डर एक ही जगह पे किया, एक ही लोगों के सामने किया, एक ही सिचुएशन एक ही टाइमिंग पे किया, उसने किया तो मर्डर हुआ, तुमने किया तो सेल्फ डिफेंस हुआ। तुम करो तो रास लीला, वो करे तो कैरेक्टर ढीला। समझ में आ रहा है जिंदगी में? बात तो सही है, क्योंकि तुमने सेल्फ डिफेंस में किया तो इथिकल हो गया, उसने मजे मजे में किया तो अनएथिकल हो गया। ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये इथिक्स होता है। तो सर अल्टीमेटली बताओ ना सर, इथिक्स क्या होता है? अल्टीमेटली आप बता सकते हो इथिक्स क्या होता है? सिंपल बोल सकता हूं बच्चों में, सिंपल। अ डिसीजन टेकन बाय वाइज माइंड, अ डिसीजन टेकन बाय वाइज, अनसाउंड माइंड नहीं बोल रहा हूं मैं, वाइज माइंड, अ डिसीजन टेकन बाय वाइज माइंड to decide what is wrong and what is right in a situation, what is wrong and what is right in a situation and acting according to that is ethics। उसके हिसाब से काम करने को हम इथिकल वैल्यूज बोलते हैं। ये चीज को आपने याद रखना, उससे हम इथिक्स कहते हैं। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बाय डिसाइडिंग राइट और रॉन्ग, इसे मैं इथिक्स बोलता हूं। क्लियर है कंसेप्ट? सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, 1-8 मिनट जाएगा पर दिमाग में फिट बैठना चाहिए। चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, जरूर पाप है, किसी से चोरी करना पाप है, नहीं करना चाहिए। लेट्स इमेजिन एक अनाथ बच्चा है, छोटा है, अनाथ बच्चा है, खाने पीने के लाले है, चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है इसलिए काम भी नहीं कर सकता कहीं पे। उसको भूख लगी है, 3-4 दिन से भूखा है, नहीं खाएगा मर जाएगा। अगर वो खुद का पेट पालने के लिए कहीं चोरी करता है, साउथ इंडियन मूवी में दिखाते हैं ना, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी एक और छोटी बहन होती है, माँ बाप का घर उजड़ा होता है, माँ बाप नहीं होते हैं, ये दोनों अनाथ होते हैं, भाई को टेंशन आता है मेरे बहन को खिलाने, इसलिए उसने चोरी किया क्योंकि उसकी बहन और वो सर्वाइव कर पाए। चोरी करना पाप है, पर मुझे इस सवाल का जवाब देना, इस केस में अगर खुद को जिंदा रखने के लिए, लड़की को जिंदा रखने के लिए उस ऑर्फन ने अगर चोरी की तो इथिकल है अनइथिकल है? हाँ डिस्प्यूटेड हो सकता है, पर आप पूरे तरीके से उसको गलत नहीं बोल सकते। सब रास्ते अगर बंद हो जाए तो आदमी ये करेगा, खुद को जिंदा रखने के लिए तो करेगा, और करना भी चाहिए। सो ये भी इथिकल ही माना जा सकता है, क्योंकि उसने सर्वाइवल के लिए किया, कोई उसको हेल्प नहीं कर रहा था, तो इसे भी हम इथिकल मान सकते हैं। ये इथिक्स होता है। सिचुएशन का देखो, आपने शायद भगवत गीता अगर कभी पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक सेंटेंस है, धर्मः मतिभ्यः उद्घृतः। धर्मः मतिभ्यः उद्घृता, धर्मः मतलब इथिक्स, मतिभ्यः मतलब दिमाग, उद्घृतः मतलब जन्म लेना। इथिक्स ये दिमाग से ही जन्म लेता है, क्योंकि दिमाग ही, वाइज माइंड ही आपको सिचुएशन के हिसाब से बोलेगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसे हम कहते हैं इथिक्स। आई गेस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जरूर मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि आपको क्या समझ में आया, कैसा लगा, इथिक्स के एग्जाम्पल ठीक से समझ में आया या नहीं आया, प्लीज मुझे बताइए फटाफट। गो फॉर इट फास्ट। एक 140 लोग हैं। थैंक यू सो मच आदर्श, शंतनु,
युग, हितेश, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे चार फैक्टर्स के ऊपर हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने बेटा कंटेंट को छुआ ही नहीं है, सिलेबस को तो हमने दूर दूर तक नहीं छुआ है। अभी मैं आपको सिर्फ लॉ का ऐसा बेस बना के दे रहा हूं ना बेटा, ये स्टार्टिंग के भी 5-10 लेक्चर आप देख लो ना, फिर आप किसी से भी पढ़ लोगे ना तो आपको चीजें फॉल आउट होना शुरू हो जाएगी कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। हम मुझसे पढ़ो तो और ज्ञान की प्राप्ति तो होगी ही होगी ऑब्वियसली, पर मैं फोर्स तो कर नहीं सकता किसी को। ठीक है, सो सिंपल है, आप ये 5-10 लेक्चर भी बेसिक्स के तो भी देख लो ना, आपको समझ में आएगा कि नहीं भैया किस तरीके से लॉ का डेवलपमेंट होता है। और ये इंटर पे जरूरी है, आप इंटर लेवल पे ही 7-8 लॉस पढ़ने वाले हो, फाइनल लेवल पे तो 20-25 लॉस पढ़ने हैं बच्चों। तो अभी से अगर नहीं पता चला ना तो ये मेरे से पाप हो जाएगा। फाइनल पे जाके आप किसी को पूछोगे, वो बंदे ने आपको सवाल पूछ लिया लॉ मतलब क्या, तो आपकी लग जाएगी वाट। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मेरे को आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, इथिकल वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है भैया, है कि काम चलाओ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाना है। बकायदा कि कहीं जाओ इंटरव्यू दो तो सामने वाले पर्सन बौखला जाए, बाप क्या पढ़ के आया है करके। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ ना, चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया होगा तो एकदम बेस्ट। ठीक है, सो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है? अब मैं यहां बोलना चाहूंगा, बड़े अच्छे से ध्यान देना, ये जो चार फैक्टर है, फैक्टर नंबर 1 मैं सर्कल कर रहा हूं, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 4, चार फैक्टर है। एक बार फटाफट बोल दूं, सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर इथिक्स। इसमें से जो पहले दो फैक्टर होते हैं ना बच्चों, बड़े गौर से ध्यान देना, बड़े गौर से, ऐसा हाथ लो, ऐसा हाथ का कटोरी करो, कटोरी हाथ का, और कान के पीछे लगाओ। ठीक है, और बड़े शांति से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कोई मजाक नहीं, मस्ती नहीं, जो बोल रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सेफ्टी और बेनिफिट पहले दो जो फैक्टर है ना, ये दोनों फैक्टर हर लॉ में मस्ट बी रिटन, मस्ट बी रिटन, हर लॉ में लिखने पड़ते हैं। ये फैक्टर हर लॉ में लिखे जाते हैं कि सेफ्टी कैसे देंगे, बेनिफिट कैसे देंगे। हाँ, बेनिफिट किसी लॉज में नहीं होगा, नहीं होगा, पर सेफ्टी तो हर लॉ में लिखी ही जाती है। और अगर बेनिफिट है तो वो भी लिखा जाता है, इट मस्ट बी रिटन इन एवरी लॉ, इन एवरी लॉ, हर लॉ में तुमको ये फैक्टर लिखने ही पड़ेंगे। जरूरी है, कंपलसरी है, हाँ ना ना बिल्कुल, इसके खिलाफ कोई लेटर ना सुनूंगा मैं, लिखने ही पड़ेंगे, वरना लॉ बन ही नहीं पाएगा। और नीचे के जो दो फैक्टर्स होते हैं ना बच्चों, ये किसी लॉ में लिखे नहीं जाते, नॉट रिटन इन एनी लॉ, किसी भी लॉ में नहीं लिखे जाते, दोज आर नॉट रिटन इन एनी लॉ। आप कोई भी लॉ उठा के देख लो, ऐसा नहीं लिखा जाता कि भैया लॉ शुरू होते से पहला लाइन दिस लॉ इज वेरी इथिकल। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, सेल ऑफ गुड्स पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, क्या पहली लाइन में क्या लिखा था, दिस लॉ इज वेरी इथिकल, कंसीडर दिस लॉ एज इथिकल नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर? कभी पढ़ा तुमने ऐसा? नहीं पढ़ा होगा, पढ़ भी नहीं सकते, ना ही आगे किसी लॉ में आएगा। ये फैक्टर रिटर्न नहीं किए जाते, ये फैक्टर अज्यूम्ड है। लॉ बना रहे हो तो आपका एक सिंपल मतलब बनता है, लॉ बना रहे हो तो अजम्पशन है इथिक्स के लिए ही बनाया जा रहा होगा, इक्वेलिटी के लिए बनाया जा रहा होगा, लोगों के लिए सही हो इसीलिए बनाया जा रहा होगा। तो ये फैक्टर कभी लिखते नहीं है, ये फैक्टर अज्यूम्ड होते हैं। तो आपने लास्ट दो फैक्टर लॉ में ढूंढते हुए मत जाना, आपको मिलेंगे भी नहीं। हाँ, पहले दो फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग पैराग्राफ में, अलग अलग तरीके से मिलेंगे, लेकिन लास्ट दो फैक्टर आपको कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ये चीज को आपने याद रखना, ये अज्यूम्ड है। आप लॉ बना रहे हो, इसका इंप्लाइड मतलब है कि भैया ये फैक्टर वहां पे होंगे। कंसेप्ट समझ में आया? अब मैं चाहूंगा सवाल लिखना, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, रजिस्टर के अंदर लिखना व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच लॉ इज बेस्ड, फिर ये चार फैक्टर लिखना, फिर इस पहले दो फैक्टर को करली ब्रैकेट करके ये लिखना है मस्ट बी रिटन इन एवरी लॉ, दूसरे दो फैक्टर को करली ब्रैकेट करके लिखना है नॉट रिटन बट अज्यूम्ड इन एवरी लॉ, नॉट रिटन बट अज्यूम्ड इन एवरी लॉ। ये अज्यूम्ड है, हर लॉ में आप इसको अज्यूम करोगे कि सही हो रहा है, क्लियर है? मैं चाहूंगा इसको फटाफट लिख लो। सवाल है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, आई एम रिपीटिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड।
एक बार लिखना हो जाए तो कमेंट में डाल देना, हो गया करके सर। युग जायसवाल ये रेगुलर लेक्चर से बेटा। बहुत बढ़िया। जिनका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, या 20 25 30 सेकंड और देता हूं, लिख लीजिए। बहुत ही बढ़िया बच्चों, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। हो गया बच्चों, आई होप सो आपने लिखा होगा इसको ठीक से। नाउ अब जैसे ही मैंने ये चीज बताई, अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा एनालिसिस आपकी कंसेप्ट को और पॉलिश करने के लिए। देखो मैं काफी अच्छी स्पीड से लेके जा रहा हूं आपको हर एक चीज क्लियर करवाने के लिए, एक अच्छा छोटा एनालिसिस। मुझे तो 4 फैक्टर में से कौन से 2 फैक्टर जो लिखने पड़ते हैं, वो है सेफ्टी और वो है बेनिफिट। बराबर है, मान रहे हो? सेफ्टी बेनिफिट लिखना पड़ता है, बचे 2 अज्यूम्ड है। अब जो लिखने पड़ते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं ना, जो अज्यूम्ड है उसके ऊपर क्या डिस्कशन करें, वो तो अज्यूम्ड ही है, आप लिखो ना लिखो माना जाएगा कि वो है करके। सो जो लिखने हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? कौन से लिखने हैं भैया? सेफ्टी लिखना है, भैया बेनिफिट लिखना है। ये 2 फैक्टर्स तो हमको लिखने ही है। अब मैं जरा आपके सामने 4 डिफरेंट टाइप के लॉज रखता हूं, अलग अलग ड्राफ्ट कि हम लॉ बना रहे हैं ऐसा समझो, जिसके अंदर ये 4 लॉज है, लॉ 1 लॉ 2 लॉ 3 लॉ 4, लॉ 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 लॉ। ठीक है? सो मैं 4 लॉज आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है? अब मैं इसके अंदर कहीं सेफ्टी रखूंगा, कहीं बेनिफिट रखूंगा, आपको मुझे बोलना है क्या यह लॉ बन सकता है या नहीं। सबसे पहला लॉ का ड्राफ्ट था जिसमें ना ही सेफ्टी था ना ही बेनिफिट था। मुझे बताओ क्या यह लॉ बन सकता है? सीधा आंसर होगा सबका, और होना भी चाहिए स्ट्रेट आंसर कि भैया ये लॉ नहीं बन सकता। इज इट अ लॉ? नो, ये बन भी नहीं सकता। ना ही सेफ्टी है ना ही बेनिफिट है, क्या कर रहे हो। दूसरा सवाल ट्रिकी है, सेफ्टी नहीं है पर बेनिफिट जरूर है। सेफ्टी नहीं है पर बेनिफिट जरूर है। लॉ 2 के लिए मुझे आंसर दो, लॉ 2 के लिए सब जन, लॉ 2, इस लॉ के लिए मुझे आंसर दो, लॉ 2 लिख के आंसर दो, क्या ये लॉ बन सकता है? यस और नो में, सिर्फ लॉ 2 यस और नो, लॉ 2 यस और नो। लॉ 2 नो, आगे सबका आंसर नो आ रहा है, बहुत जबरदस्त। लॉ 2 ये लॉ नहीं बन सकता। अरुण राज में यस बोला है, अरुण बेटा समझना, किसी भी लॉ का जिनको जो यस बोल रहे हैं, जिन्होंने नो बोला एकदम सही आंसर है कि ये लॉ नहीं बन सकता, पर जिन्होंने यस बोला उनके लिए क्लियर कर दूं, जिस लॉ में सेफ्टी ही नहीं है, बॉम्बलास्ट हो रहे, टेररिज्म हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरियां हो रही है, वो लॉ कैसे है? तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज सेफ्टी, बेनिफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्लियर है? तो सेफ्टी नहीं है तो लॉ बन ही नहीं सकता, क्योंकि लॉ का प्राइमरी मकसद भैया सेफ्टी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? आई गेस अरुण आपको समझ में आया होगा, ये सुनो। लॉ 3 पे जाते हैं, मुझे बताना लॉ 3 में सेफ्टी है पर बेनिफिट नहीं है। सेफ्टी है बट देयर इज नो बेनिफिट। मुझे बताओ क्या ये लॉ बन सकता है? आंसर 3, लॉ 3 बताओ कमेंट्स के अंदर, वेदर इट इज अ लॉ और नॉट। 3 पॉइंट करके यस और नो बोल दो। ओके, नहीं बोला है शुभम मुद्रा ने, बाकी सब यस बोल रहे हैं, शानदार। वावरे ने ना बोला है, बाकी सब यस बोल रहे हैं, शानदार। अच्छा, पहली बात, क्या ये लॉ बन सकता है? आंसर है हां। जो लोग ये सोच रहे हैं कि लॉ नहीं बन सकता, तो मैं जवाब दे दूं बेटा ये लॉ बन सकता है, क्योंकि इसमें प्राइमरी इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है, दैट इज सेफ्टी। ठीक है? सेफ्टी जब हो तो बेनिफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बेनिफिट कंपलसरी नहीं है पर लॉ में लिखा जाता है, इसलिए मैंने उसको फैक्टर करके समझाया आपको। लेकिन बेनिफिट इज नॉट कंपलसरी, बेनिफिट इज नॉट कंपलसरी। किस लॉ में लिखा होगा किस में नहीं होगा। सर कुछ भी बोल रहे हो, अगर ऐसा कोई लॉ है तो उसका एग्जाम्पल बताओ सर, तो माने जरूर देता हूं, और एग्जाम्पल हमने देखा भी है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002, पोटा, हमने देखा था ना एग्जाम्पल में, सिचुएशन वाले केस में। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी ये सिर्फ सेफ्टी के लिए बना है, ये बेनिफिट के लिए नहीं बना। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऐसा नहीं बोलता कि इंडिया का इंडिपेंडेंट नागरिक हो तो हर एक नागरिक के पास एक रिवॉल्वर होनी चाहिए, और लड़की हो तो AK-47 होना चाहिए, और लड़कियों के पास 5 ग्रेनेड भी होने चाहिए, कि अगर किसी ने उनको छेड़ा तो बूम, ऐसे बोला है नहीं। सो थर्ड लॉ का एग्जांपल है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी। डाउरी एक्ट, लॉ 3 के तो बहुत सारे एग्जांपल है,
जो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, जिसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं लिखा हुआ। तो तीसरा लॉ लॉ बन सकता है। फिर जाते हैं चौथे लॉ पे, जिसमें सेफ्टी भी है बेनिफिट भी है। आंसर सीधा है, हाँ ये जरूर लॉ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, सबका आंसर यस ही होगा आई गेस। अब सवाल है प्रेफरेंस, कि अगर प्रेफरेंस है तो किसको पहले बनाया जाए। तो भैया ये फर्स्ट प्रेफरेंस में होगा, क्योंकि इसमें सेफ्टी बेनिफिट दोनों है। वो नहीं हो पाया तो ये सेकंड प्रेफरेंस होगा। बाकी दोनों प्रेफरेंस में ही नहीं है, क्योंकि ये लॉ बन ही नहीं सकते। अच्छा ये लॉ बन नहीं सकते इसलिए इनके एग्जाम्पल भी नहीं है। अब ये मत पूछ बैठना सर लॉ 1 और लॉ 2 का एग्जाम्पल दो, आपने लॉ 3 लॉ 4 का तो बोल दिया, लॉ 1 लॉ 2 का एग्जाम्पल दो, नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये लॉ है ही नहीं। जो लॉ बन ही नहीं सकते उनके एग्जाम्पल कहां से दूं बच्चों में। क्लियर है? तो ये चीज को क्लियरली याद रखना, ये आपके दिमाग में एक अच्छा सा कंफ्यूजन क्लियर कर रहा है कि लॉ कौन सी चीज बन सकती है। समझ में आया तो प्लीज कमेंट में बताइए, लाइक ठोकिए वीडियो को तो आइडिया आ जाएगा। गो फॉर इट फास्ट। नहीं बेटा प्रीतेश, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशंस के ऊपर मत जाओ, वो सिचुएशन प्रीतेश काफ़ी अलग जाती है। सो डोंट टच इट। अभी आपको आइडिया नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सी चीज़ जा सकती है कौन से नहीं। अगले कुछ 4-5 लेक्चर्स में मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच हर्ष बेटा। थैंक यू सो मच हर्ष मित्तल। फटाफट लिख लो। थैंक्स चेतन, थैंक्स राज, थैंक्स चिराग, प्रगति, आदर्श, चेतन, अजय, मौक्तिक, मौक्तिक क्या नाम है। रितेश शेड्यूल कास्ट था मतलब समझा नहीं बेटा मेरे को। डाउनलोड लिंक मौक्तिक आगे अवेलेबल होंगे, अभी सभी लेक्चर रिकॉर्ड करना बाकी है। फिलहाल यूट्यूब पे भी लाइव लेक्चर चलेंगे 10-15 दिन, फिर आपको डाउनलोड लिंक्स मिल जाएंगे बेटा। थैंक यू सो मच करण कुमार। लिखना हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बता देना। कुछ लोगों का हो चुका है ऑलरेडी, आई कैन सी दैट। वेलकम रोहित बेटा। डन एवरीबॉडी। दो 200 से 250 GB के ग्रुप 1 के लगे रहेंगे एग्जाम्पल। वाईफाई फैसिलिटी हो ऑनलाइन डाउनलोड में तो वो काफ़ी अच्छी बात होगी हर्ष। हाँ नियरली रिजल्ट तक ही होंगे कनी का, वी डोंट नो एग्जैक्टली, पर 15 लेक्चर्स हम टेंटेटिवली मैक्स लेके चल रहे हैं। चलो डन एवरीबॉडी। आई गेस सबको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर मुझे चाहिए, कंसंट्रेट करना डबल ट्रिपल, क्योंकि अगली चीज और भी तहलका है, ठीक है। सब चीजें छोड़ दो, कमेंट्स करना छोड़ दो, पेन पेंसिल रख के बैठ जाओ, बिकॉज अब हम कंटेंट वाइज और लेवल वाइज भी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप सो अभी आप रेडी हो अगले क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। सवाल है और बहुत
अहम सवाल है, यहां से डिस्कशंस थोड़े से टेक्निकल और थोड़े से सीरियस होंगे, ठीक है। सो मैं सबको पहले ही वार्न कर दूं, अभी आप बच्चे नहीं हो, फाउंडेशन दे चुके हो, कंसिडर योरसेल्फ एज अ पर्सन जो इंडिपेंडेंट इंडिया का नागरिक है, और उसको समझ में आना चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया के नागरिक को लॉ कैसे बनाया जाता है। सो सवाल है, हाउ इज लॉ मेड इन इंडिया? इंडिया में लॉ किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं लॉ कैसे बनाया जाता है, तो आप बोलोगे सर पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फिर सर वो लिखना पड़ता है, ठीक है। जिन्होंने फाउंडेशन में मेरे लेक्चर देखे होंगे उनको तो बताया है मैंने ऑलरेडी कैसे बनता है, ठीक है। तो वो लोग इमीडिएटली आ जाएंगे, सर ऐसा 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 ऐसा, मेरे को मालूम है ऐसा ऐसा। सो ये चीज को आपने याद रखना। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए पीडी आने वाली है, गाजी हुसैन जल्दी आएंगे, 1-2 महीने मेरे को दे दो, 1-2 महीना, उसके अंदर आपकी आ जाएगी पीडी, डोंट वरी, ठीक है। 2 महीने थोड़ा सा वेट कर लेना, पर बहुत क्वालिटी लेक्चर्स देंगे हम सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी, ठीक है, कंपनी लॉ के। सो हाउ लॉ इज मेड इंडिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आप बोलोगे पार्लियामेंट ये वो सब फलना ढकना। जब हम कहते हैं ना हाउ लॉ मेड, और आप सीधा जंप कर रहे हो पार्लियामेंट पे, तो आप सबसे पहले गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इंडिया में हाउ लॉ मेड ये समझने के पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंडिया में लॉज कितने टाइप के होते हैं। आपको लॉ के टाइप से नहीं पता और आप ये बोलोगे कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, तो किसी काम की चीज नहीं। आपने भले ही फाउंडेशन में किसी से भी पढ़ा हो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनके खिलाफ मेरा कुछ नहीं है, पर आप सीए इंटर में मेरे पास आए हो तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही चीज बताऊं। हाउ लॉ इज मेड के पहले आपने एक सवाल खुद के लिए पूछना चाहिए कि कितने टाइप के लॉज होते हैं बच्चों। ये बड़ा सीरियस सवाल है, कितने टाइप के लॉज होते हैं, कैटेगरीज ऑफ लॉ क्या होती है। तो मैं उस बेसिक कंटेंट से शुरू करना चाहूंगा कि भैया कैटेगरीज ऑफ लॉ कितनी होती है। थोड़ा सा मैं फोल्डर ओपन कर दूं मेरा, जिसके अंदर ये सब चीजें मैं मेंशन करके रखी हुई है, लिख के रखी हुई है, चार्ट्स बना के रखे हैं, सो दैट इसके अंदर हमारा समय ना जाए, ठीक है। सीएस सीएमए के लिए भी मेरे लेक्चर शायद आएंगे दिलीप, सेम आंसर, थोड़ा 1-1.5 महीना वेट कर लो, मैं इनके लिए भी प्लानिंग कर रहा हूं, ठीक है। सो मैं आ जाऊं सीए इंटर में, थोड़ा समय लेगा लैपटॉप बहुत दिनों बाद, क्योंकि वन नोट के मैं पेजेस खोल रहा हूं। इंटर की लास्ट बैच हमने फरवरी में ली थी, सो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मुझे, 1-2 मिनट देना बच्चों। जो सही अच्छा सा चार्ट बनाया हुआ है वो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, ऐसी हवा में कुछ भी नहीं पढ़ाना है। नहीं इंटर में मिल रहा तो फाइनल से उठा लेंगे, और क्या, यहाँ पे भी मिलना चाहिए जरूर, पर बेसिक लेक्चर तो दिख रहा है। ये है चार्ट, फाइनल का ही पढ़ा दूं, वैसे भी फाइनल पे जाना है पढ़ लो, वैसे भी बेसिक ही है, वहां पे भी सेम ही चीज पढ़ाता हूं, तो आ जाइए। लेट्स गो। मुझे अब पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए आपका, और ये बहुत सही डिस्कशन है, बहुत सही डिस्कशन, ठीक है। आपको खुश हो जाओगे आप, आपको थोड़ा मैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में घुमा दूं तो आप पापा के साथ बैठ के डिस्कशन भी कर सकते हो कुछ दिनों बाद, 2-3 लेक्चर के बाद, इमीडिएटली मत करने बैठ जाना, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहली बात, इंडिया में लॉ कैसे बनाते हैं इसके लिए समझना है व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ लॉ।
और अगर आपको समझना है व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ लॉ, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इंडिया का मेन लॉ कौन सा है, इंडिया का बेस लॉ कौन सा है। इंडिया का बेस लॉ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोल दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कौन सा लॉ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 444 आर्टिकल्स रखे हैं, 444 आर्टिकल्स मतलब 444 क्लॉजेस है उसके अंदर, अलग अलग 444 चीजें लिखी है, जिसमें से एक आर्टिकल नंबर है 245, जो आर्टिकल नंबर 245 कहता है कि इंडिया में अगर कोई लॉ बनाएगा तो बनाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यह आर्टिकल बोलता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडिया के लिए लॉ बनाएगा, और इंडिया का स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब जो राज्य के लिए जो गवर्नमेंट होता है वो राज्य के लॉज बनाएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 444 आर्टिकल में से 245 नंबर के आर्टिकल में लिखा है कि भैया देश के लिए लॉ पार्लियामेंट बनाएगा और राज्यों के लिए लॉ राज्य सरकार बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। फिर इनको पूछा गया कि भैया कितने टाइप के लॉज बन सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही 245 के बाद एक और आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया 246, जिसमें यह लिखा गया कि हम आपको लिस्ट देंगे। हम आपको क्या देंगे? लिस्ट। उस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन से टाइप का लॉ बनाना है। 245 बोलता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, 246 बोलता है कि हम लिस्ट देंगे, उस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लो। फिर क्या वो लिस्ट 246 के ही अंदर लिखी है? ना, 246 ने वो लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में लिखवाई है। लॉ में शेड्यूल्स होते हैं, फॉर्मेट्स देने के लिए, लिस्ट देने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप में नहीं थे, फाउंडेशन में। कंपनीज एक्ट में है, कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल है। तुमने फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, तुमको शायद किसी ने बताया नहीं बताया, पर 7 शेड्यूल कंपनीज एक्ट में है। ये बात को आपने याद रखना है, ये इंटर पे तो आना ही है। सो आर्टिकल 246 के अंदर नहीं लिखी है कौन से लिस्ट में लॉ बनाया, वो उन्होंने दिया है 7th शेड्यूल में। वहां 246 में लिखा है कि आप लिस्ट देख सकते हो 7th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अब मैंने 7th शेड्यूल की लिस्ट को ओपन किया तो मुझे उसके अंदर बेटा 3 कैटेगरीज के लॉ मिले, 3 कैटेगरीज के। पहले कैटेगरी का लॉ का नाम है यूनियन लॉज। यूनियन लॉज, यूनियन, आपको शायद नहीं पता, इंडिया को लीगल लैंग्वेज में यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यूनियन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब हमको फ्रीडम मिला था तो हमारे यहां राजा महाराजाओं की जहांगीरी जो थी, जो राजा महाराजाओं के एरियाज थे, जैसे हैदराबाद का निजाम, जम्मू एंड कश्मीर का हरि सिंह, इन सभी राजा महाराजाओं को इकट्ठा किया गया और उनको यूनाइट किया गया, उनको यूनियन किया गया, तब जाके इंडिया बनाया। इसलिए इंडिया का लीगल लैंग्वेज में नाम होता है बच्चों यूनियन ऑफ इंडिया। इसलिए पूरे इंडिया के लिए जो लॉ बनता है उसे हम कहते हैं यूनियन लॉ। यूनियन लॉ। और ऐसे यूनियन लॉ, आप बोलोगे सर ये 97 का है, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं 97 का है ये भी बताऊंगा, 66 का है ये भी बताऊंगा, जस्ट वेट। सिर्फ फिलहाल ये समझो, पूरे इंडिया के लिए जो लॉ बनता है उसे हम यूनियन लॉ बोलते हैं। जैसे आपका कंपनीज एक्ट 2013, ये पूरे इंडिया को एक जैसा लगता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने जो पढ़ा वो पूरे इंडिया को ऐसा एक जैसा लगता है। सेल ऑफ गुड्स पूरे इंडिया को लगता है, पार्टनरशिप पूरे इंडिया को लगता है। ऐसा नहीं होता कि भैया पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट अलग लगता है, महाराष्ट्र में अलग लगता है, तमिलनाडु में अलग लगता है, ऐसा नहीं होता। यूनियन लॉ थ्रू आउट कंट्री एक जैसा लगेगा, इसलिए वो यूनियन लॉ है, इंडिया का लॉ है। अभी तो जम्मू एंड कश्मीर में भी लगेगा, इसके पहले तो दिक्कत भी थी। बीजेपी सरकार ने लास्ट इलेक्शन के बाद तो वही किया, जम्मू एंड कश्मीर में भी यूनियन लॉ जैसा का वैसा लगेगा, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर नाउ इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट है, यूनियन टेरिटोरी माना जाता है। यूनियन टेरिटोरी मतलब जिसको सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल करेगा। दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, ये यूनियन टेरिटोरीज है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट अवे कंट्रोल करता है, मोदी सरकार स्टेट अवे कंट्रोल करती है। तो भैया कंपनीज एक्ट 2013 यूनियन लॉ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यूनियन लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट यूनियन लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनियन लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट यूनियन लॉ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनियन लॉ है, एलएलपी एक्ट यूनियन लॉ है, पूरे देश को एक जैसा। फिर दूसरी लिस्ट जो आती है शेड्यूल 7 में, मैंने शेड्यूल 7 ही ओपन करके देखा है, तो शेड्यूल 7 में दूसरी लिस्ट आती है जिसको कहते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट मतलब जो लॉ स्पेसिफिकली स्टेट के लिए बना है। आपको पता है गुजरात में लिकर बैन है, गुजरात में लिकर बैन है, लोग पीते हैं वहां पे, पर लिकर बैन है गुजरात में, ये उनका स्टेट लॉ हुआ। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुटखा पता है ना? महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, समझ में आ रहा है तुमको? आप नहीं, स्वच्छ भारत, सॉरी, स्वच्छ भारत। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, बोलो जुबा केसरी,
जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम, ठीक है, जुबा केसरी। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, वो जुबा केसरी दाने दाने में केसर का दम बोलते हैं। मेरी तो इच्छा होती है घर के ऊपर जब रिलेटिव्स आते हैं ना, रिलेटिव्स मतलब मालूम है, रिलेटिव्स मतलब, वापस आता हूं थोड़ा, हाँ, रिलेटिव्स मतलब मालूम है, वही लोग जो तुमको पूछते हैं कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है, ठीक है, और तुम्हारे रिजल्ट के वक्त बराबर आ जाते, पास हुआ क्या रे, पास हुआ क्या रे, और जिस वक्त तुम पास हो जाते हो उस वक्त कभी नहीं आते, तुमको पहले ही पता रहता है। वो तो रिलेटिव्स तुमको तभी पूछने आएंगे पास हुआ क्या रे, वो तभी पूछेंगे जब उनको पता है तुम फेल हुए हो, लेकिन जब तुम पास हुए हो तभी नहीं आएंगे, ना ना। तो जब भी रिलेटिव्स आए घर के ऊपर, मतलब जो अच्छे है वो तो अच्छे है, मेरे सभी रिलेटिव्स काफी अच्छे हैं, उनके लिए नहीं, तुम्हारे भी जितने रिलेटिव्स अच्छे हैं, लेकिन जो तुमको टॉर्चर करते हो सिर्फ उन रिलेटिव्स के लिए। कभी अगर ऐसे रिलेटिव्स घर पे आए तो उनको खीर, घर पे खीर बनाना अच्छी एकदम, और उसके अंदर डाल देना विमल, बोलो जुबा केसरी, बोलेंगे क्यों, तो बोलना दाने दाने में केसर का दम, खीर में केसर डलता है, ये लो विमल, समझ, दाने दाने में केसर का दम, समझ में आ रहा है। सो यह गुटखा बैन है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में क्या बैन है, गुटखा। बिहार में भी लिकर बैन है, बिहार में यकीन नहीं होता पर है, बिहार में भी लिकर बैन है। अब मुझे एक सवाल का जवाब देना, गुजरात में लिकर बैन होने से, बिहार में लिकर बैन होने से, महाराष्ट्र में गुटखा बैन होने से क्या पूरे इंडिया में बैन हुआ है? इंडिया में धड़ाले से चल रहा है, महाराष्ट्र में गुटखा नहीं चलता, हालांकि महाराष्ट्र में भी लोग खाते हैं, मैं तो देखता भी हूं, लेकिन बैन है लीगली, पर देश भर में यह बैन नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में बैन होने से देश भर में बैन नहीं हुआ, इसलिए तो वो अजय देवगन जी बोलो जुबा केसरी करते हुए टीवी पे आते हैं। अगर पूरे देश में बैन हुआ तो अजय देवगन जी आएंगे क्यों टीवी पे? ठीक है, ये होते हैं स्टेट लॉ, जैसे गुटखा, दारू वाले लॉज, लॉटरी वाले लॉज, बिकॉज लॉटरी का इनकम भी स्टेट को जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लॉज ये स्टेट बनाती है। क्लियर है, यह है दूसरा लिस्ट। और तीसरा होता है कॉन्करेंट लॉज। कॉन्करेंट, सर व्हाट इज कॉन्करेंट लॉ? जो सेंटर को भी यूनियन को एक जैसा लगेगा पर स्टेट को कुछ पावर होते हैं उसके अंदर चेंजेस करने के। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल जो तुम्हारे सिलेबस में है, जीएसटी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर, नालायको, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, जीएसटी, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये है वो लॉ जीएसटी जो सेंटर और स्टेट को अलग अलग लगता है। आप कभी होटल में खाना खाने जाओ तो आपको होटल में सीजीएसटी करके लिखा हुआ होगा, वो होता है 2.5%, और लिखा था एसजीएसटी बिल के ऊपर, वो होता है 2.5%। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यूनियन का टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, और ये दोनों अलग अलग भी माइट भी हो सकते हैं। जैसे सीजीएसटी 10% हो, एसजीएसटी 5 ही हो, सीजीएसटी 5 हो तो एसजीएसटी 10 हो। ये पावर स्टेट को देके रखे। दिस इज अ कॉन्करेंट लॉ जो सब स्टेट और सेंटर मिलकर अपना अपना डिसाइड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द कैटेगरीज ऑफ लॉ। सर मजाक करे हो, ऐसी लिस्ट तो हमने जिंदगी में नहीं देखी, पूरा फाउंडेशन पढ़ लिया, 5 लॉस पढ़ लिया, हमने नहीं देखी। तो दिखा देता हूं, निकी और पूछ पूछ क्यों दिखा देता हूं। तुमने नहीं दिखी, अपन भैया एविडेंसेस के साथ बात कर रहे हो, लॉ पढ़ा रहे भैया, कोर्ट के सामने विटनेस और एविडेंसेस अपन लेके घूमते हैं। ऐसा नहीं तुमको हवा में कुछ भी पढ़ा देंगे जिंदगी के, बोलेंगे मान लो, ना 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 ना, जो है एविडेंस में है, जो है वो बता रहे, रिसर्च किए है पूरा का पूरा। फिर ना बोलना दर्शन सर ने बताया नहीं करके, ठीक है, खोल के दिखा देंगे, अभी देख लेना, बाद में ना पूछना सर क्या बताया नहीं बताया करके। खुल जा सिम सिम। तीन चार यूनियन लिस्ट खुल गई इसकी तो। हाँ ये देखिए 7th शेड्यूल, मैंने बोला ना 7वें शेड्यूल में लिखा है, साथ में मैंने आर्टिकल नंबर 246 भी बोला, भैया एविडेंस में बात करेंगे हम, विटनेस वगैरह लेके, ठीक है, कोर्ट के सामने खड़े, तुम हमारे जज हो, तुम्हें पता है, ठीक है। 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट बोले थे, कितने बोले थे मैंने एंट्रीज, 97 नंबर लिखा था, याद है? ये देखो ये टोटल 97 एंट्रीज है। सर कैसे मान ले? ये 97 सब्जेक्ट्स है बेटा, ये 97 सब्जेक्ट्स है जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बन सकता है, ये चीज को आपने याद रखना। 97 सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर लॉ बन सकता है। इसमें से आपका जो कंपनीज एक्ट बना है ना, वो है एंट्री नंबर 43, एंट्री नंबर 44, पढ़ लो कंपनीज एक्ट का एंट्री 3, 43, 44, ये आपको याद रहना चाहिए। यूनियन लिस्ट के एंट्री 43, 44, सब्जेक्ट 83, 43, 44 में, 83 नहीं सॉरी 43, 44 में यूनियन लिस्ट के कंपनीज एक्ट बना है। आपको कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स भी इन सबके ये लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, एक बार जरा गूगल से डाउनलोड करके चेक कर लेना।
इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मैंने बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन बोला था, कंपनी कॉर्पोरेशन एलएलपी, ठीक है, इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बट नॉट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेशंस वेदर ट्रेडिंग और नॉट विद ऑब्जेक्ट कन्फाइंड टू वन स्टेट बट नॉट इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज. ये है भैया आपका कंपनीज एक्ट के इनकॉर्पोरेशन के दो एंट्रीज 43 44. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो बना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसका एंट्री नंबर है 45. बिल ऑफ एक्सचेंज, आप जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ने वाले हो उसका एंट्री नंबर है 46. इंश्योरेंस एक्ट का है 47. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का है 48. पेटेंट कॉपीराइट डिजाइंस एक्ट का है 49 एंट्री नंबर. उसके बाद में वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर एक्ट करके इंडिया में एक लॉ था जीएसटी के पहले, अभी भी है आई गेस, एंट्री नंबर 450. इसमें आपको सब लॉज मिल जाएंगे जो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे बने हुए हैं. ये देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले लॉ, कल्टीवेशन मैन्युफैक्चरिंग वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अच्छा नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अफीम वाले लॉ, क्लियर है, ये सब इसके अंदर है. सभी के सभी 97 ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन 97 सब्जेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मोदी सरकार जितने चाहिए उतने लॉज बना सकती है. 97 पे एंड हो गया. यह है यूनियन लिस्ट. स्टेट लिस्ट में 66 लिखा था मैंने, यह है स्टेट लिस्ट. पुलिस से रिगार्डिंग लॉ, पब्लिक ऑर्डर से रिगार्डिंग लॉ, महाराष्ट्र की स्टेट, हर एक स्टेट का अलग अलग पुलिस होता है. महाराष्ट्र पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस अलग अलग होते हैं, इसलिए पुलिस के लॉज पहले आ जाते हैं. इसके अंदर आपको लोकल गवर्नमेंट, सभी गुटखा पान मसाला वाले सब, इंटॉक्सिकेशन ऑफ लिकर, लिकर से रिगार्डिंग मैंने बोला था ना, लिकर वगैरह के ये जो लॉज है वो गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है, इसी के अंदर बने हैं. स्टेट के नियरली 66 सब्जेक्ट है, नियरली क्या 66 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट खुद के लॉज बना सकती है, जो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल हो ना हो, स्टेट में एप्लीकेबल हो सकते हैं. 66 एंट्रीज, बात खत्म. जीएसटी कॉन्करेंट लॉज ये इसके अंदर आते हैं. कॉन्करेंट लॉज जो सेंट्रल और स्टेट को अलग अलग, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड सीए फाइनल पे आएगा, क्लियर है, दैट इज अ कॉन्करेंट लॉ. एडमिनिस्ट्रेशन वाले लॉज, आईएएस ऑफिसर वगैरह इनके वाले लॉज, ड्रग्स से रिगार्डिंग लॉज, सभी ऐसे 47 अलग अलग टॉपिक्स है, 47 अलग अलग एंट्रीज है जिसके अंदर आपके कॉन्करेंट लॉ बन सकते हैं. अगर आपको यह पता है तो फिर पढ़ने में मतलब है लॉ कैसे बनता है, उसके पहले हाथ भी ना लगाना. ये चीज फाउंडेशन में ही पता होनी चाहिए थी, क्योंकि आपने सेंट्रल लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यूनियन लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हो. फाउंडेशन में प्राइमरी लेक्चर ही मैं ये लेता हूं, लॉ क्या है, क्या फैक्टर है और कैसे बनता है. ये तुम फाउंडेशन में 5 लॉज अगर पढ़ लिए और तुमको पता ही नहीं लॉ कैसे बनता है तो तुमने क्या पढ़िया. पास हो गए, पास तो भैया कोई भी हो जाता है, पास होने में दिक्कत नहीं है, जो रट्टू पोपट है वो भी पास हो जाता है, उसने भी रटने में मेहनत की है. तो ये चीज बेसिक, नाम नहीं डुबाना है बेटा, सीए बनना है वो भी इथिक्स वाला. मैं आपको एक आज ही मूल मंत्र देता हूं सीए बनने के लिए, एक सीए बनने के लिए मूल मंत्र देता हूं. नॉलेज से जिस दिन तुम सीए बन जाओगे उस दिन इंस्टीट्यूट भी तुमको पास करने पे मजबूर हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है, याद रखना. नॉलेज से जिस दिन तुम सीए बन जाओगे उस दिन इंस्टीट्यूट भी मजबूर हो जाएगा तुम्हें पास करने के लिए. हाँ, एक आध सब्जेक्ट में कम, एक आध सब्जेक्ट में ज्यादा, पर नॉलेज से बनो. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने मेरे पहली बैच का पहला स्टूडेंट, शैलेंद्र नाम था उसका, सीए फाइनल नहीं हुआ था, पर बंदा 30 लाख 40 लाख रुपए पर एनम कमा रहा था, साल का 30-40 लाख रुपए कमा रहा था, बिना सीए बने प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि नॉलेज से ऑलरेडी बन गया था. अब इंस्टीट्यूट के एग्जाम पास करना उसके लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी थी. सीए वो कर क्यों रहे हो, एनीवेज घर की लाइफ, खुद की लाइफ मेंटेन करनी है, पैसा कमाना है, तो अगर नॉलेज हो तो ऐसे भी कमा सकते हो. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज को याद रखना. नॉलेज से जिस दिन सीए बन जाओगे इंस्टीट्यूट में पास करना सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आपको खाने पीने के तो वांदे नहीं आएंगे, मस्त लग्जरी में लाइफ जाएगी. नॉलेज से बन जाओ पहले, क्लियर. ये चीज को याद रखना. चार्ट में आपके सामने रखना चाहता हूं बच्चों, कैसा लग रहा है ये मुझे जरूर बताना, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस है. बहुत सारे नए बच्चे होंगे जिनके सामने मैं पुट कर रहा हूं, पर मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताना आपको समझ में आया या नहीं आया. गो फॉर इट फास्ट बच्चों.
उदय किरण गौड़, आई नो కొంచెం కొంచెం తెలుగు, కొంచెం కొంచెం సిగ్గు లేదు. చాలా తెలుగు ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్, చాలా బ్యాడ్. May 21 के लिए ये बैच बेटा मेरे रिकॉर्डिंग तो जनवरी एंड तक पूरे खत्म हो जाएंगे, फिर आपके ऊपर डिपेंड है आप कब तक उसको कंप्लीट करते हो. दीपेश, यस बेटा. पंकज, अपने को बंगाली सिर्फ बाबू मोशाय तक के पता है. बाबू मोशाय, पानी खोबे, इतना ही मालूम है. और पानी पीबे, जलम खोबे, ऐसा कुछ है ना. चलो फटाफट लिख लो बच्चों. राज, पहले 10-15 लेक्चर्स फ्री है, सो दैट रूटीन में आ जाओ रिजल्ट तक के. ऑनलाइन डाउनलोड विनीता शुरू हो जाएगा नियरली 5 जनवरी से. मेरा एटलीस्ट लॉ का, बाकी लोगों का उनके हिसाब से है, बाकी टीचर्स का, पर लेक्चर चलते रहेंगे ऐसे ही. नवंबर 21 वाले इसको ले सकते हैं, प्रोवाइडेड 10 सितंबर को यूट्यूब पे जो अमेंडमेंट आएगा वो आप देख लो. अंकित, फर्स्ट लेक्चर देखना, ये सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर देखना. अनुज, मेरे को एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट्स नहीं पता बेटा, आई एम वेरी सॉरी. अभी ऑनलाइन डाउनलोड मिलेगा प्राची, नियरली 10 जनवरी को हम पेन ड्राइव शिप करेंगे. आप ऑनलाइन डाउनलोड लो तो बेटर रहेगा, इसमें आपकी सेविंग्स भी हो जाएगी थोड़ी. अगर आपके घर पे वाईफाई वगैरह है तो दैट विल बी बेटर. नीचे जो लॉल दिया है वो मत लिखना, आपने सिर्फ सेंट्रल प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट तक के ही लिखना है. जीएसटी कॉन्करेंट लॉ है, सेंट्रल खुद डिसाइड करेगा, स्टेट खुद डिसाइड करेगा. पंकज, उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा. 0% अब ये स्टेट और सेंट्रल के ऊपर डिसाइडेड है. अब जिन गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, आप अज्यूम कर सकते हो वो ऑलरेडी 0% में है. फिलहाल अनुज इसके बारे में आइडिया नहीं है, वी डोंट नो मोबाइल पे चल सकते हैं या नहीं, बट वी आर वर्किंग ऑन द सेम. शायद चल सकते हैं, एक बार वी स्मार्ट के वेबसाइट के ऊपर चेक करना डिस्क्रिप्शन में. एज ए टीचर मेरे को आइडिया नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में पता रहेगा. आफ्टर रिजल्ट बेटा गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करेंगे रिकॉर्ड करके, वो इनक्रिप्टेड लेक्चर्स रहेंगे, उसके लिए एडमिशन्स लेनी पड़ेगी बेटा. हाँ, कोई नया टॉपिक ऐड करना है प्रिंकल तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा आगे इसी लिस्ट में, पर नियरली सभी 99.99% सब्जेक्ट इसमें कवर्ड है. ऐसा हार्डली कोई सब्जेक्ट होता है वो एडजस्ट करके इनके अंदर ही लिया जाता है. चलो, लिखना हो गया है बच्चों सबका, लिखना हो.
हम यही ट्रेंड फॉलो करेंगे, जब आप लिख रहे हो उस वक्त मैं आपकी क्वेरीज जो कमेंट में है वो सॉल्व करता रहूंगा, जिससे आपका समय भी जाया नहीं जाएगा, मेरा भी समय जाया नहीं जाएगा। ठीक है, चलो। सो ये हो गया लॉज, कैटेगरीज ऑफ लॉज जो आप बना सकते हो। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, हम चले जाए एक्चुअल प्रोसेस के ऊपर जो हमने देखनी है लॉ बनाने की। आ जाइए। चल लेट्स गो। अब मैं जा रहा हूं एक्चुअल प्रोसेस के ऊपर, जिस प्रोसेस में हम लॉ बनाते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ कैटेगरीज ऑफ लॉ देखा है, बट नाउ इट इज अ टाइम कि हम ये देखें। अनुजा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अनुजा ओझा, अनुजा ओझा, हाँ बराबर। सो अब हम एक्चुअल प्रोसेस देखते हैं जिसके अंदर लॉ बनाया जा सकता है। ठीक है, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। इंडिया में जैसे लॉ बनाने के भले ही 3 कैटेगरीज हो, लेकिन प्रोसेस 2 ही है। पहले प्रोसेस का नाम है सेंट्रल प्रोसेस, मतलब ये मेडअप नाम है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हुआ नाम है, ये मैंने बनाया है, सिंपल एज दैट। सेंट्रल प्रोसेस, उसमें 2 टाइप के लॉज कवर किए जाते हैं। एक यूनियन लिस्ट के जो लॉज है, हमने देखे थे यूनियन लिस्ट, उसके लॉज सेंट्रल प्रोसेस से पास किए जाते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट के लॉज ये सेंट्रल प्रोसेस के थ्रू पास किए जाते हैं। ये चीज को आपने याद रखना है। दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्टेट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोले एक बार, स्टेट प्रोसेस। और स्टेट प्रोसेस में हम स्टेट लॉज पास करते हैं। स्टेट लॉज जैसे जुबा केसरी वाला लॉ, गुटखा बैन, लीकर बैन, ऐसे, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लॉटरी वाले लॉज, ये हम इसके अंदर पास करते हैं। क्लियर है सबको, हाँ है ना। ये चीज अगर आपको पता है तो मैं अगले पॉइंट के ऊपर जा सकता हूं। और अगला पॉइंट है प्रोसेस कैसे शुरू होती है। कोई भी लॉ बनाने के लिए पहले उस लॉ का लगता है ड्राफ्ट। कोई ऐसा बंदा लगता है जो उस लॉ को लिखे, उस लॉ के बारे में उसको नॉलेज हो, उसको लिखे। सो फर्स्ट एंड प्राइमरी स्टेप, बहुत टेक्निकल डिस्कशन है, बड़े गौर देना, मैं इसमें पॉलिटिक्स में भी घुसने वाला हूं। कमेंट करना बंद कीजिएगा, पूरा पूरा ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। मैं जो जितने भी सवाल आए हैं वो एंटरटेन करूंगा जब सब लिखेंगे, डोंट वरी। सो पहला प्रोसेस होता है बच्चों ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग मतलब लॉ बनाने का प्रोसेस, लॉ लिखने का प्रोसेस। ठीक है, सो फर्स्ट प्रोसेस है ड्राफ्टिंग का। सर ड्राफ्टिंग कौन कर सकता है, कौन लॉ को लिख सकता है? बेटा कोई भी लिख सकता है। सर आप लिख सकते हो? सर हाँ बेटा मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सर हम लिख सकते हैं? बेटा आप भी लिख सकते हो, लेकिन हम और आप लिखेंगे, हमारा वहां कोई मानेगा नहीं, क्योंकि हमारी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। तो नॉर्मली लॉ उसने लिखना चाहिए जिसके अंदर धमक हो पॉलिटिक्स में घुसने का या उसको ब्लेंड करने का। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लिखा है। उसको लिखने में इनका काफी पार्ट है। लोकपाल बिल जिसके लिए अन्ना हजारी जी ने अनशन किया था, वो भी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है। अगर, और उस वक्त तो अरविंद केजरीवाल जी कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं चला रहे थे, और उस वक्त ना ही वो मिनिस्टर थे, ना एमएलए, नॉट इवन अ कॉर्पोरेटर। वो आईएएस ऑफिसर वगैरह थे, जिसके हिसाब से उनको लगा कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो उन्होंने लॉ लिख लिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो पहली चीज ड्राफ्टिंग कोई भी कर सकता है, थोड़ा उसको एक्सपर्ट नॉलेज हो, सिचुएशन में घुसा हो, सिस्टम को जानता हो, पॉलिटिकल पावर हो। ठीक है, फिर इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट पे और स्टेट लेजिस्लेचर पे। अगर कॉन्करेंट यूनियन लॉ है तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब अगर स्टेट लॉ है तो। अब पार्लियामेंट मतलब क्या सर? तो पार्लियामेंट मतलब वही जहां लोग झगड़े वगड़े करते हैं, मारा पीटी करते हैं, ये दनादन फेंको मारो, माइक वाइक फेंक के मारते, चेयर वेयर फेंक के मारते, ऐसा ना, वही तो पार्लियामेंट है हमारा। नालायक सभी के सभी, यही पार्लियामेंट जिसके अंदर लोग नोटों के बंडल खोल खोल के दिखाते हैं घूस दिया करके, वही पार्लियामेंट जहां पे पप्पू जी सोते हैं, सब लोग सोते हैं, फिलहाल तो पप्पू जी मिले हैं हमको, वेरी सॉरी जो पप्पू जी को मानते हैं, सॉरी। ठीक है, वही पार्लियामेंट जहां पे लोग मोबाइल के ऊपर गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं, नालायक लोग, इनको शर्म नहीं आती मोबाइल के ऊपर, अरे कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो? वही पार्लियामेंट जहां, अब क्या बोले लाइफ में, क्या बोले, अनफॉर्चुनेटली वी आर रूल्ड बाय दीज पर्सन। ठीक है, अब क्या करें जिंदगी, वही स्टेट लेजिस्लेचर, वही पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सो सबसे पहली स्टेप जो होती है, मैं यहां लिख के रखता हूं, अगर आप यूनियन लॉ पास कर रहे हो, चल जा सिम सिम, ला 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 ला, हैंग हो गया, हैंग ला तो संपला, हाँ आ गया। अरे भगवान, बंदी हो गया, वापस ओपन करना पड़ेगा।
कोई कमेंट में चाइना चाइना नहीं बोलेगा, नालायक। चाइना बोले, शर्म करो जिंदगी के अंदर। चाइना है क्या? पढ़ा रहा हूं, लैपटॉप है इसलिए जिंदगी चल रही है तुम्हारी और मेरी। चाइना बोले। कॉन्करेंट लॉ कैसे पास होता है समझ में नहीं आता प्रेम। कॉन्करेंट लॉ अभी बता रहा हूं, वही प्रोसेस में बता रहा हूं कैसे पास होता है, जस्ट वेट फॉर इट। प्रोसेस ही देख रहे हैं अपन। प्रेम चौधरी, नाम है प्रेम, प्रेम चौधरी। खुल जा सिम सिम, समय बर्बाद। आगे मेरे को नहीं मालूम। बुक 1 जनवरी से रिलीज होगी बच्चों। हाँ आ जाइए। सो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो इस लॉ का ड्राफ्टिंग। अब इस ड्राफ्ट के अंदर एक यूनियन ड्राफ्ट बनेगा और दूसरा ड्राफ्ट है कॉन्करेंट ड्राफ्ट, जैसे जीएसटी का ड्राफ्ट। प्रेम जी आप कॉन्करेंट लॉ के बारे में पूछ रहे थे, मैं यूनियन कॉन्करेंट साथ में ही बता रहा हूं। फिर इधर जो स्टेट लॉ के अंदर प्रोसेस है उसके अंदर बनते हैं बेटा स्टेट लॉ के ड्राफ्ट। स्टेट लॉ के ड्राफ्ट कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ये चीज को याद रखना। फिर ये ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। अगर सेंट्रल लॉ कॉन्करेंट लॉ है तो इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, और स्टेट लॉ है तो इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है। फिर उसके बाद में अगली चीज, इन लॉज का इन जगह पे फर्स्ट रीडिंग होता है। जो फर्स्ट रीडिंग आप सेंट्रल लॉ का लोगे वो लोगे इन फ्रंट ऑफ एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सामने आप इनका रीडिंग लोगे। और जो आप स्टेट लॉ का रीडिंग लोगे दैट इज इन फ्रंट ऑफ एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो आमदार और खासदार बोलते हैं ना, विधायक मतलब आमदार, खासदार जिसको हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके सामने आपको रीडिंग लेना पड़ेगा। क्लियर है? ये होने के बाद में इसके ऊपर पब्लिक खुद के कमेंट्स देगी। मतलब ये एमपी एमएलए कमेंट देंगे, ओपन पब्लिक कमेंट देगी, पर पब्लिक तो पागल है, पब्लिक तो कोई भी कमेंट दे सकती है। जैसे सेंट्रल लॉ के ऊपर इंडियन पब्लिक कमेंट देगी, इंडियन पब्लिक कमेंट्स देगी। स्टेट लॉ के ऊपर स्टेट की पब्लिक कमेंट देगी, उस राज्य की पब्लिक। जैसे महाराष्ट्र के अंदर गुटखा बैन करना है तो अजय देवगन को नहीं पूछेंगे, मतलब अजय देवगन यहां के रहते हैं तो उनको पूछ लेंगे, पर महाराष्ट्र की पब्लिक को पूछेंगे, बाहर के लोगों को नहीं पूछेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? पर पब्लिक पागल है, पब्लिक कुछ भी कमेंट कर सकती है। सोनम गुप्ता बेवफा है, विनोद, क्लियर है कंसेप्ट? टाडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, पब्लिक कोई भी कमेंट कर सकती है। बोलो हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में हमको इसको फिल्टर करने के लिए बिठानी पड़ती है कमिटीज। सो ड्राफ्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, रीडिंग है, कमेंट है, पासिंग है। सो इसको डिस्कशन करेंगे कमिटी की तरफ से। किससे डिस्कशन करवाएंगे? कमिटी। ये कमिटी एक्सपर्ट लोग होते हैं, तगड़े लोग होते हैं। शायद आपको नहीं पता, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। हमारे सिलेबस में कंपनीज एक्ट 2013 है। आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 बनाने के लिए 3 कमिटीज की प्रस्थापना की गई थी। 3 बड़े लेवल की कमिटीज बनी थी, तगड़े लेवल की। एक सेकंड, ओके। 3 बड़े लेवल की, तगड़े लेवल की कमिटीज की प्रस्थापना की गई थी। जैसे सर नारायण मूर्ति कमेटी, नारायण मूर्ति आपने सुना होगा, इंफोसिस वाले, उनकी कमेटी बनाई गई थी। दूसरी कमेटी कंपनीज एक्ट के लिए बनाई गई थी कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन। खैर कुमार मंगलम बिरला, आपको शायद नहीं पता, कुमार मंगलम बिरला ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने सीए के एग्जाम पास की है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सीए है कुमार मंगलम बिरला।
राकेश झुंझुनवाला आपने सुना होगा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्लियर है? सो नारायण मूर्ति, कुमार मंगलम बिरला, और तीसरी जो कमिटी थी वो थी सर जे ईरानी कमेटी। सो ऐसे एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाई जाती है जस्ट फॉर द पर्पस कि लॉ के अंदर जो कमेंट्स आए उसको ठीक कर पाए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और इस साइड स्टेट लेजिस्लेचर में नॉर्मली स्टेट की कमिटीज बैठती है, स्टेट कमिटीज। ठीक है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे लेवल पे याद रखना। ये है पहला प्रोसीजर, ड्राफ्टिंग, इंट्रोडक्शन, रीडिंग, कमेंट एंड पासिंग। कंसेप्ट समझ में आया? इस हिसाब से लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब मैं चाहूंगा आप एक पेज लो, एक सिंगल पेज लो, उस पेज के अगर दो पार्ट्स करो, ठीक है, दो पार्ट में से एक पार्ट में आपने ये प्रोसेस लिखना है, दूसरे पार्ट में ये। भले ही आप फोटो ड्रॉ कर पाओ ना कर पाओ कोई फर्क नहीं, पर साइड में ये जो मैंने कमेंट्स लिखे हैं रेड कलर में वो आपको लिख लेने हैं। तो आपका एक पेज के ऊपर पूरा प्रोसेस आ जाएगा लॉ कैसे बनता है। ठीक है, फिलहाल इतना लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। और 10-15 मिनट चलेगा दीपिका, 11:15 तक आज हम खींचेंगे क्योंकि मेरे को कंटेंट क्लियर करना है आज। कमेटी मेंबर्स नॉर्मली पार्लियामेंट सिलेक्ट करता है, पार्लियामेंट के लोग सिलेक्ट करते हैं, या फिर पीएमओ वगैरह के जो ऑफिस होते हैं नॉर्मली वो सिलेक्ट करते हैं। इसको लिख लो फटाफट, लिखना हो जाए तो कमेंट में बता देना। पिंकी भाई अपने को रिजल्ट की डेट नहीं पता, आइडिया नहीं है। सुधांशु जीएसटी के लेक्चर डीटी के बाद शुरू होंगे। नीले एकदम मस्त। अगर आपका लिखना नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अभी मेरे को आगे बढ़ना जरूरी है। 11:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, पर अपने को कंटेंट लेना जरूरी है। अच्छा, अब जो डिस्कशन करने जा रहा हूं खुद को बकल अप करो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब जो डिस्कशन है वो बहुत जबरदस्त डिस्कशन है। मुझे पूरा ध्यान तगड़ा लेवल पे बोर्ड के ऊपर चाहिए। एक बार कमिटी ने लॉ पास कर दिया, हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, लिखो कमेंट में हाय सर। ठीक है, फटाफट लेट्स गो, बहुत बढ़िया। सो एक बार कमेटी ने लॉ पास कर दिया। देखो, पार्लियामेंट पे पहले लॉ का रीडिंग हुआ था, पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया था, पार्लियामेंट ने सिर्फ रीड किया था। अब वापस से कमिटी से फिल्टर होने के बाद वापस से लॉ आएगा पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, पर इस बार दो डिफरेंट हाउसेस के ऊपर आएगा, दो अलग अलग हाउसेस के ऊपर लॉ आएगा। क्लियर है? सो अब बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, दो डिफरेंट हाउसेस पे लॉ आने वाला है। पहले हाउस का नाम है बच्चों लोकसभा, पार्लियामेंट में लोकसभा, और दूसरे हाउस का नाम है राज्यसभा। लेकिन अपना पेपर तो इंग्लिश में है सर, लोकसभा राज्यसभा थोड़ी लिखेंगे, तो लिख लो बच्चों हाउस ऑफ पीपल, एचओपी। ये भी नहीं चल रहा, ये भगवान, ए भगवान, ए मां शक्ति, ए मां पेन नहीं चल रहा है मां, ए मां शक्ति, मां, ए मां। अरे यार, मतलब
समय भी खत्म होने जा रहा है, पेन भी नहीं चल रहा है। कौन गालियां दे रहा है मेरे को एक बात बताओ जरा कमेंट में, कौन कौन नालायक है जो गालियां दे रहा है कि 11:30 हो गए आदमी ने क्लास नहीं छोड़ा है। ए माँ शक्ति, पेन भी नहीं चल रहा, हे भगवान अभी क्या करें, रुको। ठीक है, चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है फिलहाल। ठीक है, आज के लिए अपन यहां रुक जाते हैं। टाइप नहीं कर सकते बेटा, वो टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है। ठीक है, आज के लिए हम यहां रुक जाते हैं। ठीक है, चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है। ठीक है, कल अपन यहीं से एग्जैक्टली शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं, 31 फर्स्ट को आपको छुट्टी है। ठीक है, तो उस वक्त लेक्चर नहीं होंगे, पार्टी वाला टाइम रहेगा। 2020 खत्म होने की खुशी मनानी है जिंदगी में मेरे को, तो दो की साल खत्म हो गया साल आगे, इसकी खुशी आप भी मनाओ तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा साल वापस जिंदगी में कभी ना आए, ये भी दुआ करना। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। पेन का कल्याण हो, नालायक शिवम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड आप सब लोगों को कल हम मिलते हैं प्रॉपर 10 बजे। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना, कल से अपन एटलीस्ट 11:15 बजे 11 बजे तक के खींचेंगे, थोड़ा कंटेंट के लिए हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट। कल हम यही से शुरू करेंगे। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।